जो करने जा रहे हैं, नर्वस सिस्टम करेंगे और जेनेटिक्स करेंगे। जेनेटिक्स में हम डीएनए, आरएनए, वो सारी चीजें करेंगे जेनेटिक्स वाले, और उसमें जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी करेंगे। मेंडेलियन जो है हमारे लॉज थोड़े बहुत हमें पढ़ने, आइडिया होना चाहिए उनका बस, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नर्वस सिस्टम से, ठीक है। ये लास्ट सिस्टम है हमारा, सारे के सारे सिस्टम हम कर चुके हैं, फाइन। ये हमारा लास्ट सिस्टम है नर्वस सिस्टम। अब देखो कोऑर्डिनेशन कंट्रोल की मैं कल बात कर रहा था। कोऑर्डिनेशन कंट्रोल में नर्वस सिस्टम जो है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब है क्या कोऑर्डिनेशन एक्चुअली में? देखो हम रहते हैं एक एनवायरनमेंट में, ठीक है, पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में रहते हैं। वहाँ का टेम्परेचर चेंज होता है, वहाँ की कंडीशंस चेंज होती है, ह्यूमिडिटी चेंज होती है, वहाँ का एल्टीट्यूड, ऑक्सीजन, सब कुछ चेंज होता है। वहाँ की लाइट चेंज होती है, ठीक है, दिन होता है, रात होती है। अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट वी हैव सम कंडीशंस। वो कंडीशंस स्टिमुलाई का काम करती है। किसका काम करती है? स्टिमुलाई। स्टिमुलाई क्या है? रेफर्स टू चेंज इन एनवायरमेंटल कंडीशन। अब ये स्टिमुलाई कुछ भी हो सकता है, जो आपका क्या कराएगा, आपके, अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ ना, ये आपके नर्व सिग्नल्स, आपकी सेंसरी न्यूरॉन्स को सिग्नल देगा कि भाई कुछ चेंज हुआ है, कुछ चेंज हुआ है। फॉर एग्जांपल कुछ गर्म चीज लगी है, वो सेंसरी न्यूरॉन से कहाँ जाएगी? ब्रेन में, ब्रेन से मोटर न्यूरॉन में जाएगी। तो आपका स्टिमुलाई एक किस्म से क्या, कोई केमिकल हो सकता है, आपका हीट, टेम्परेचर, कुछ भी हो सकता है, जो क्या करे, आपका रिसेप्टर्स ऑफ द बॉडी कैन डिटेक्ट देम, और वो रिसेप्टर्स फिर सिग्नल भेजेंगे कहाँ? आपके ब्रेन में। ब्रेन आपका बताएगा कि भाई हाँ अब क्या करना है, उसको इंटरप्रेट करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा। वो सारी एक्टिविटी कोऑर्डिनेशन कहलाती है। स्टिमुलाई रिसेप्टर पे लगा, उस रिसेप्टर से क्या है, इंफॉर्मेशन जाएगी, उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम फंक्शन करेंगे। मतलब हम का मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी फंक्शन करेगी। इस चीज को हम कोऑर्डिनेशन बुलाते हैं। Relevant changes in activity of organism to a particular stimuli are called response or reaction। सीधी सी बात है, जैसे गरम तवे पे हाथ रखा तो एकदम हटा लेते हो, तो वो रिस्पॉन्स हुआ ना, रिएक्शन या रिस्पॉन्स है। बॉडी हमेशा कोई स्टिमुलाई के, अब देखो आपको स्मेल आती है, अगर कोई गंदी स्मेल है तो आप उसे अवॉइड करेंगे ना, बॉडी रिस्पॉन्ड ऐसे करेगी हम उससे दूर जाए। गेटिंग इट टू नो, वो स्टिमुलाई का काम करती है। किसका? स्टिमुलाई का काम करती है। कोऑर्डिनेशन हम बात कर चुके हैं। नर्वस सिस्टम हमारा किसका बना होता है? ये हमने नर्वस टिश्यू में बात किया था, किसका बना होता है आपका? नर्वस टिश्यू का, ठीक है। मेनली न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स आपकी होगी सेल्स, न्यूरॉन सेल्स होगी, उनकी बात कर रहे हैं। न्यूरोगैलियल सेल, स्पोर्टिव सेल्स, ये क्या है? स्पोर्टिव सेल्स है, स्पोर्टिव सेल्स है। नर्व फाइबर्स, नर्व फाइबर्स क्या है? आपके एक्सोन्स, मेनली क्या है? एक्सोन्स, जो सिग्नल ट्रांसमिशन में हेल्प करते हैं। जो किस में करते हैं? सिग्नल ट्रांसमिशन में। और एक से ज्यादा नर्व जो है फाइबर्स मिला के आपका क्या है? नर्व बनाता है। मतलब एक न्यूरॉन का नहीं होता, इसमें बहुत से न्यूरॉन के नर्व फाइबर मिला के आपका एक नर्व बनाता है। वो नर्व क्या करती है? आपका सिग्नल ट्रांसफर करती है। वो नर्व जैसे फ्रॉम सेंसेस टू ब्रेन लेके जाना है, या ब्रेन टू म्यूटर मसल्स तक आपका सिग्नल लेके आना है, वो किसके थ्रू होता है? जो आपके फाइबर ट्रैक्ट्स होते हैं, नर्व ट्रैक्ट्स होते हैं, उनके थ्रू। वो बने होते हैं किसके? नर्व फाइबर्स के, एक्सोन्स के बने होते हैं। क्लियर? वो माइलिनेटेड भी हो सकते हैं, नॉन माइलिनेटेड भी, हमने बात की थी ये पहले। मोस्ट ऑफ द ब्रेन ट्यूमर इन्वॉल्व न्यूरोगैलियल सेल। देखो याद करो, जब हमने नर्वस टिश्यू किया था, हमने ये बात की थी कि न्यूरॉन्स कभी भी डिवाइड नहीं करेंगे। समझो, न्यूरॉन्स डिवाइड नहीं करते। अब जो डिवाइड नहीं करता, तो आप मुझे बताओ, जो डिवाइड नहीं करती सेल्स, उनको कैंसर हो सकता है? उनका कैंसर हो सकता है? नहीं हो सकता। ब्रेन कैंसर जो बोलते हैं ना, वो एक्चुअली में किसका सेल होता है? न्यूरोगैलियल सेल का कैंसर होता है। ये सेल डिवाइड करती है, ये सेल डिवाइड करती हैं। आपकी नई नर्व सेल्स भी जब बनती है ना, वो किससे बनती है? इन सेल से बनती है, न्यूरॉन से नहीं बनती। गेटिंग इट और नॉट? ये ध्यान रखना कि आपका जो कैंसर है वो ट्यूमर है आपका न्यूरॉन्स का नहीं होता, न्यूरोगैलियल
सेल्स का होता है, और वो सिंपल सी बात है न्यूरॉन्स डिवाइड नहीं करते, वो इतने डिफ्रेंशिएटेड हो गए, एक बार वो न्यूरॉन बन गया है वो या तो डेथ होगी उसकी या उसके बाद कुछ नहीं, डिवीजन नहीं करेगा, वो डिवीजन नहीं करेगा तो कैंसर हो सकता है? नहीं हो सकता। अब इनका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं हम। स्ट्रक्चर देखो, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये साइटोन मतलब उसकी सेल बॉडी होती है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, ठीक है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, निसल्स ग्रेन्यूल्स होते हैं, क्या होते हैं? निसल्स ग्रेन्यूल्स। प्रोटीन सिंथेसिस होती है इनमें बहुत ज़्यादा, क्या होती है आपकी? प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं निसल ग्रेन्यूल्स। प्रोटीन के छोटे छोटे आप कह सकते हो सेंटर्स हैं जहाँ प्रोटीन्स बनते हैं, ठीक है। फिर आपका डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स के स्मॉल प्रोजेक्शंस है, स्मॉल प्रोजेक्शन है फ्रॉम द बॉडी। डेंड्राइट्स रिसीव्स द सिग्नल, डेंड्राइट्स क्या करते हैं? सिग्नल को रिसीव करते हैं फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, ये रिसीव करते हैं। फिर आपका एक लॉन्ग ट्रैक्ट होता है, एक लंबा फाइब्रस ट्रैक्ट होता है, इसको ये क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं एक्सोन। इसको क्या बोलते हैं? एक्सोन। इसको क्या बोलते हैं? एक्सोन। एक्सोन में क्या होता है आपका जो है, जो इंपल्स जनरेट हुई है, जो सिग्नल के कारण इंपल्स जनरेट हुई है, वो दूसरी सेल तक ट्रांसफर करता है, एक न्यूरॉन सेल से वो दूसरी न्यूरॉन सेल्स पे ट्रांसफर करता है। कैसे करता है आगे पढ़ेंगे हम, कैसे करता है सारा। देखो थोड़ा सा ना, जो जैसे 10th क्लास तक में जितना है उससे थोड़ा सा ज़्यादा बताया है मैंने, ताकि आपको याद रहे, ताकि कंसेप्ट याद है तो आपको सारी चीज़ें याद रहेंगी। फाइन, डेंड्राइट्स की हम बात कर चुके हैं। अब जो एक्सोन होता है ना, एक्सोन के ऊपर आपका जो है कई बार आपकी माइलिनेटेड शीट्स होती हैं। क्या होती हैं आपकी? माइलिनेटेड शीट, मतलब आपका ये एक्चुअली किसकी बनी होती है? लिपिड्स की बनी होती है। कुछ पे होती है, कुछ पे नहीं होती, ध्यान देना। कुछ कुछ एक्सोन्स पे ये होगी शीट्स, कुछ पे नहीं होगी। कुछ एक्सोन्स पे आपकी माइलिनेटेड शीट होगी, कुछ पे नहीं होगी। जो आखिरी जो कोना है एक्सोन का, ये दिख रहा है, आखिरी आखिरी कोना बिल्कुल, ठीक है, ये क्या बनाता है? साइनेप्टिक नॉब। ये क्या बनाता है? साइनेप्टिक नॉब। मतलब होगा क्या, पूरा जब हम आगे करेंगे, ये यहां से साइनेप्टिक नॉब से आपका सिग्नल जाएगा नेक्स्ट सेल के ऊपर। सिग्नल कैसे जाएगा? इस नोब में क्या जनरेट होंगे? आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स। क्या जनरेट होंगे बच्चे? न्यूरोट्रांसमीटर्स। वो क्या होते हैं? केमिकल्स होते हैं। जो ये इलेक्ट्रिक इंपल्स आई थी, इसके कारण यहाँ न्यूरोट्रांसमीटर्स जनरेट होंगे, वो नेक्स्ट सेल के डेंड्राइट्स पे जाके चिपकेंगे, रिसेप्टर्स पे जाके चिपकेंगे। वो इंपल्स किस पे ट्रांसफर होगी है? नेक्स्ट सेल के ऊपर चली गई है। क्लियर है? बताइए मुझे। आई थिंक इट्स फाइन। क्लियर है ना सब कुछ? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? इसकी एक्सोलेमा। फाइन। माइलिन शीट्स होगी, जेली लाइक लिपिड्स की होती है, और ये कौन बनाती है? स्वैन सेल्स। आपकी स्वैन सेल्स क्या बनाती है? इनका फंक्शन क्या है? ये बनाती है आपकी माइलिन शीट बनाती है। फिर आपका कहीं कहीं जो जब शीट प्रेजेंट नहीं होती उसको क्या बोलते हैं? नोड्स ऑफ रेनवियर। गैप है जो इनके बीच में, जो इनके बीच में गैप है, वो क्या कहलाते हैं? नोड्स ऑफ रेनवियर। किसी को भी अभी तक डाउट है? रिची, राहत, बताइए मुझे। शुभम, पल्लवी, अभी तक ठीक है? समझ आया? क्लियर? चलिए अब देखो साइनेप्टिक जंक्शन क्या होता है। सारी चीजों को मैं डिटेल में बताऊंगा। साइनेप्टिक जंक्शन क्या होता है? ये फिगर देखो, फिगर दिख रही है? सबको दिख रही है? ये एक्सोन का जो एंड पार्ट होता है ना, इसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। इसमें क्या होते हैं आपके? न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। ये क्या करेंगे? जो नेक्स्ट उसका डेंड्राइट है, उसके जो रिसेप्टर्स है उस पे जाके चिपकेंगे, उस पे जाके चिपकेंगे, उसको सिग्नल देंगे। कौन सा सिग्नल? जो ट्रांसमिट हो रहा था इस सेल में।
अब वो इस सेल में चला गया, वो इस सेल में जाने के बाद क्या होगा, वो उस सेल के थ्रू जो इम्पल्स, इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होती है, मैं बताऊंगा आगे, वो उस सेल के सिनॉप्सिस तक जाएगी, साइनेप्टिक क्लेफ्ट तक जाएगी, वो नेक्स्ट तक पहुंचाएगी, वो नेक्स्ट तक पहुंचाएगी। साइनेप्टिक क्लेफ्ट ये होती है, ये वाला पार्ट क्या है आपका, साइनेप्टिक क्लेफ्ट है। ये जो क्लेफ्ट है ये क्या है, फाइनल जो एंड है किसका, एक्सोन का। ये क्या प्रोड्यूस करता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स। क्या प्रोड्यूस करता है बेटा, न्यूरोट्रांसमीटर। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स आपका क्या करते हैं, सिग्नल ट्रांसफर करते हैं। तो साइनेप्स पूछा गया है सीडीएस के पेपर में, ये क्या है, जंक्शन ऑफ द टू न्यूरॉन्स, दो न्यूरॉन सेल्स के बीच का जो जंक्शन होता है उसको साइनेप्टिक क्लेफ्ट कह लो या साइनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, साइनेप्स। ये एक साइनेप्टिक क्लेफ्ट हो गया। क्लियर है, साइनेप्स क्या है, फाइन। तो ये सिग्नल ट्रांसमीटर होगा। ये देखो ये बने वेसल्स, थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ। वेसल्स बने, वेसल्स ट्रांसफर हुए, किस पे हुए, नेक्स्ट डेंड्राइट में, रिसीविंग न्यूरॉन जो होती है। फिर क्या होगा, उसके बाद का प्रोसीजर मैं डिटेल में बताता हूँ। जैसे ही नेक्स्ट न्यूरॉन पे जाएगा ना, उसके ना सोडियम आयन चैनल खुल जाते हैं। क्या खुल जाते हैं, सोडियम आयन चैनल खुल जाते हैं। तो ये एक तो ये चीज़ याद रखनी है कि सोडियम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नॉर्मल क्या है, सिग्नल ट्रांसमिशन। क्यों, क्योंकि सोडियम आयन चैनल बिना आपका न्यूरॉन्स सिग्नल ट्रांसमिट नहीं करेंगे। क्लियर। और ये जो ये क्या करते हैं, ये आयन चैनल्स आपके, मैं बताऊंगा, ये आयन चैनल्स आपका इलेक्ट्रिक इम्पल्स प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक इम्पल्स। वो आगे मैं अभी बात करूंगा इससे अगली स्लाइड में, मतलब आगे हमें उसकी बात करनी है। क्लियर है। साइनेप्सिस क्या है, अब आपकी जो न्यूरॉन्स है ना, वो तीन टाइप की हो सकती है। यूनिपोलर, ये न्यूरॉन्स होती हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में सिर्फ, मतलब आपका सिर्फ क्या है, हाँ जी, यूनिपोलर न्यूरॉन में क्या है, इसमें आपका एक्सोन नहीं, अगर मैं बात करूं डेंड्राइट्स नहीं है, इसका एंड क्या है, एक ही उसमें आपका सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है बस। बाइपोलर, बाइपोलर में एक दो आपके क्या प्रेजेंट होंगे, एक्सटेंशंस प्रेजेंट होंगे, दो एक्सटेंशन, जैसे आई, नेजाल चैम्बर्स, ओल्फैक्टरी जो रिसेप्टर्स हैं या आईज के जो सेल्स हैं, वो उनमें क्या होता है आपका बाइपोलर, दो आपके एक्सटेंशंस हैं। देन मल्टीपोलर, मल्टीपोलर मतलब आपका बहुत सारे डेंड्राइट्स हैं, बहुत सारे डेंड्राइट्स हैं। ये किस में होती हैं, आपके ब्रेन में। कहाँ होती है, ब्रेन के कॉर्टेक्स में। तीन टाइप की न्यूरॉन सेल्स होती हैं, तीन टाइप के न्यूरॉन। एक यूनिपोलर सिर्फ एंड सिर्फ एम्ब्रियो में होगी, ये आपकी रेटिना और ओल्फैक्टरी एपिथेलियम जो सिग्नल रिसीव करती है आईज का और आपका नाक में, नोज, एंड सेरिबल कॉर्टेक्स में मल्टीपोलर न्यूरॉन्स होंगे। फाइन, क्लियर है यहां तक। एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर है बच्चे, सिंपल सी बात है, क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है। तो हाँ हाँ, एसिटाइल कोलिन क्या काम करता है सिग्नल ट्रांसमिशन में, न्यूरोट्रांसमीटर है। न्यूरोट्रांसमीटर डिफरेंट टाइप के होते हैं, गेटिंग इट और नॉट। देखो बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे जो है इतना फास्ट सिग्नल ट्रांसमिशन होता है, अगर कोई इन रिसेप्टर्स को, साइनेप्स के रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर दे, जैसे किंग कोबरा का जो जहर होता है वो इनको ब्लॉक कर देता है, इनको ब्लॉक करते ही आदमी मर नहीं जाएगा, गेटिंग इट और नॉट। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है सिग्नल ट्रांसमिशन में, बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ये बहुत ज़रूरी है। जब हम क्या करेंगे, हमारा जो है पूरा लूप पढ़ेंगे अभी हम थोड़ी देर बाद। न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स हो सकते हैं जिन्हें हम एफरेंट बोलते हैं। एफरेंट मतलब जो सिग्नल लेके आ रही है। मोटर न्यूरॉन, मोटर इज रिलेटेड टू योर, जो सिग्नल लेके जा रही है और आपका जो मसल्स पे फंक्शन कर रही है, आपके बॉडी का मोटर न्यूरॉन को एफरेंट, एफरेंट मतलब सिग्नल को लेके जा रही है, विच कैरी इंपल्स फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द इफेक्टर ऑर्गन, जैसे मसल्स होगी, ग्लैंड्स होगी, उन तक सिग्नल पहुंचा रही है,
वो क्या है, मोटर न्यूरॉन। और इनके बीच में क्या है, आपकी एसोसिएशन न्यूरॉन होती है। इन दोनों के बीच की क्या होती है, आपकी एसोसिएशन न्यूरॉन्स। 3 टाइप के फंक्शन के हिसाब से। और ये लास्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि हाँ कैसे हमारा ट्रांसमिट होता है, इम्पल्स कैसे ट्रांसमिट होती है, डिटेल में करेंगे। फाइन। फिर वाइट मैटर एंड ग्रे मैटर, ये बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वाइट मैटर क्या होता है ब्रेन का, और ग्रे मैटर क्या होता है। अभी मैंने बताया था माइलिन शीट्स होती है। माइलिन शीट्स जिन नर्व फाइबर पे होंगी वो वाइट मैटर के बनाएंगे। वो क्या बनाएंगे, वाइट मैटर। वो नर्व फाइबर्स क्या बनाएंगे, वाइट मैटर बनाएंगे। उनका कलर वाइट दिखता है जब आप उन्हें स्टडी करते हो। जो आपके विदाउट विदाउट माइलिन शीट है वो क्या है, आपके नॉन माइलिनेटेड है, वो आपके क्या होते हैं, ग्रे मैटर। वो क्या बनाते हैं, आपका ग्रे मैटर। वो क्या बनाते हैं बच्चे, ग्रे मैटर। अब हम देखेंगे कि ब्रेन में जो ग्रे मैटर है, जो ब्रेन होता है उसमें ग्रे मैटर यूजुअली क्या होता है, बाहर की तरफ होता है। वाइट मैटर इंटीरियर पार्ट बनाता है। स्पाइनल कॉर्ड में वाइट मैटर बाहर का पार्ट बनाता है, ग्रे मैटर अंदर का। दोनों चीज देखेंगे। क्लियर। इनके अपने डिफरेंट फंक्शन होते हैं, इनके अपने डिफरेंट फंक्शन होते हैं। व्हाइट मैटर ग्रे मैटर समझ आया। व्हाइट मैटर में आपका माइलिन की शीट होगी उसके ऊपर, ग्रे मैटर में नहीं होगी, माइलिनेटेड शीट नहीं होगी। अब देखो मैं कह रहा था सिग्नल ट्रांसमिशन बताऊंगा कैसे होता है, आपको सिंपल वे में सिग्नल ट्रांसमिशन बता देता हूं। यहां से देख लो, यहां से थोड़ा अच्छा समझ आएगा। चलो एक मिनट यहां से दिखाता हूं आपका। यूजुअली क्या होता है, ध्यान से सुनो। यूजुअली क्या होता है, जो एक्सोन होता है ना सेल का, किसी भी सेल के जो अपना ना सेल मेम्ब्रेन का अपना चार्ज होता है, ठीक है, अपना चार्ज होता है। एक पर्टिकुलर कंडीशन होती है, वो रेस्ट स्टेज होती है। वो क्या होती है, रेस्ट स्टेज। यूजुअली न्यूरॉन्स के जो रेस्ट स्टेज है उसमें ना बाहर आपका पॉजिटिव चार्ज होता है और अंदर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। अंदर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। इस चीज को हम बोलते हैं रेस्ट स्टेज है। सिंपल सी बात है। और ये क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल आपका ग्रेडियंट बनाता है, ठीक है। हर सेल का अपना होता है, ठीक है, न्यूरॉन सेल्स का भी है। अब याद करो जब मैंने बताया था कि साइनेप्सिस में क्या है, सिग्नल ट्रांसमिटर हुआ, ट्रांसमिट हुआ, वो उसके रिसेप्टर पे जाके लगा। रिसेप्टर पे जाके लगा तो सोडियम आयन पंप खुल जाएंगे। अब बताओ सोडियम अंदर जाएगा, ध्यान से सुनना, सोडियम अंदर जाएगा तो अंदर की तरफ क्या हो जाएगा, कंपैरेटिवली पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और बाहर की तरफ क्या हो गया बच्चे, नेगेटिव चार्ज हो गया। इस हिस्से में अंदर नेगेटिव है, बाहर नेगेटिव है, अंदर पॉजिटिव है। ध्यान से सुनना, बाकी इनमें बंद है, इनमें वो सोडियम आयन पंप बंद है, इनमें वो सोडियम आयन पंप बंद है। अब होगा क्या, धीरे धीरे क्या होगा, अब देखो इलेक्ट्रिसिटी कैसे ट्रांसफर होती है भाई, जब आपका हमने किया है ना पोटेंशियल डिफरेंस, मैंने किया है, हमने फिजिक्स की है। अब देखो यहां पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया कि नहीं हो गया, हुआ कि नहीं पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या हुई, डिपोलराइजेशन ऑफ यूर क्या हुआ, मेम्ब्रेन, जिसके कारण एक्शन पोटेंशियल मतलब इंपल्स जनरेट हुई। अब ये इंपल्स जनरेट होने के कारण ये इसके सोडियम आयन पंप्स को खोल देगा, फिर अगले के सोडियम आयन पंप्स को खोल देगा। ऐसे क्या होगा, आपका फटाफट इलेक्ट्रिक सिग्नल ट्रांसमिट होगा। ये दोबारा से रिपोलराइज हो जाएगी और इसके आगे क्या, डिपोलराइजेशन होती जाएगी। डिपोलराइजेशन होगी मतलब आपका सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है। फाइनली वो कहां पहुंचेगा, वो साइनेप्टिक नोब पे पहुंचेगा। वहां क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रिक सिग्नल है ये न्यूरोट्रांसमीटर्स को एक्टिवेट कर देगा। वो न्यूरोट्रांसमीटर्स अगले अगले उस पे जाके चिपक जाएंगे, अगले न्यूरॉन के रिसेप्टर पे। क्लियर है कि नहीं बताओ मुझे। कैसे सिग्नल ट्रांसमिट होता है, कोई भी डाउट है इसमें।
एक्शन पोटेंशियल बनता है और ये एक्शन पोटेंशियल आपका क्या करेगा, हाँ जी, ट्रांसफर करेगा आपका सिग्नल और यहाँ पहुंचेगा वो न्यूरोट्रांसमीटर से सिग्नल। क्लियर है कि नहीं है, अब बताओ मुझे। हाँ जी बिल्कुल क्लियर है। रिची, राहत, बताइए मुझे। ठीक है, चलिए। एक न्यूरॉन ऑन एवरेज 1 सेकंड में, ध्यान देना, 1 सेकंड में कितना 1000 नर्व इम्पल्स पर सेकंड ट्रांसमिट कर सकती है। स्पीड देखो कितनी ज्यादा है, कितनी 1000 नर्व इम्पल्स पर सेकंड एक न्यूरॉन। क्योंकि देखो सीधी सी बात है, कोऑर्डिनेट करना है तो इतना फास्ट ही करना है ना। अगर इतना स्लो होता तो सिंपल सी बात है, आपका अगर आपको आपका हाथ हटना है गरम से, अगर वो टाइम ज़्यादा लेता तो हाथ जल ही जाएगा ना। रिस्पॉन्ड फास्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वो सारी चीज़ें हमें पता है ट्रांसमिट होता है। क्लियर है कि नहीं। यहाँ मैंने बताया कि न्यूरॉन्स कैसे काम करते हैं, समझ आ गया। उसके बाद जो मेन क्वेश्चन बने हैं सबसे ज़्यादा, वो बने हैं नर्वस सिस्टम का बेसिक क्या है, ह्यूमन नर्वस सिस्टम का। ह्यूमन नर्वस सिस्टम का बेसिक क्या है, स्पेशली मैं 3-4 जगह आपको बोलूँगा कि इनसे बहुत क्वेश्चन बने हैं। तो वो फंक्शन आपको रट्टा मारना है, फंक्शन पे क्वेश्चन बने, वो फंक्शन आपको याद करना ही करना है। फाइन, हाँ जी। अब देखो, ह्यूमन नर्वस सिस्टम 3 उसमें डिवाइडेड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। अगर मैं सीधा बोलूं, यहाँ आपके सारे सिग्नल इंटरप्रेट होते हैं, आपका जो सिग्नल स्टार्ट होता है वो यहाँ से होगा। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आपका क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स, मतलब आपकी फेस की नर्व्स है, और जो ब्रेन से निकलती है वो यूजुअली आपका यहाँ काम करती है, फेस और इस एरिया में। स्पाइन से निकलने वाली हमारा ये सारे लिम्स वगैरह के मूवमेंट इनको कंट्रोल करती है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। आपकी जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है वो आपका जो है, फॉर एग्जांपल दोनों इंटरगोनिस्टिक काम करते हैं, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक। ये फॉर एग्जांपल जो है, एक क्या करेगा, आपका जो ऑटोनोमिक, ऑटोनोमिक का मतलब जो हमारी इनवॉलेंट्री प्रोसेसेस है। एक फॉर एग्जांपल आइरिश को जब बहुत ज़्यादा कम लाइट है, आपका आइरिश क्या करेगा, खुल जाएगा। एक उसके अपोजिट काम करेगी, सिंपैथिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा, उसे क्लोज कर देगा। दोनों एंटागोनिस्ट काम करते हैं। हमें मेन ब्रेन के फंक्शन याद करने, ब्रेन के पार्ट के फंक्शन याद करने। जो जो फंक्शन मैं कहूँगा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आप याद रखोगे। फाइन, क्लियर। अब ब्रेन में आ जाते हैं। ब्रेन का क्या है कि, हाँ जी, ब्रेन इज कवर्ड बाय 3 कनेक्टिव टिश्यू। जो ब्रेन है वो 3 कनेक्टिव टिश्यू से जुड़ा हुआ है। ड्यूरा मैटर, जो हड्डियों के साथ बिल्कुल, जो मतलब स्कल है ना, स्कल के साथ क्या है आपके डोरा मैटर होगी। कौन सी लेयर होगी, डोरा मैटर। फिर आपकी बीच वाली लेयर है आर्कनॉइड मेम्ब्रेन, एंड लास्ट लेयर है पाई मैटर। इनका मेन काम क्या है, शॉक ऑब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। किसका काम करते हैं बेटा, शॉक ऑब्जॉर्प्शन। मतलब आप भाग रहे हो, हम कुछ भी कर रहे हैं, तो वो ब्रेन सेल्स पर इम्पैक्ट नहीं डालता, क्योंकि ये लेयर क्या है आपका, इसको क्या बोलते हैं, मेनिंजेस। और मेनिंजाइटिस आपका एक बीमारी है। क्या होता है इसमें, ये लेयर्स में इन्फ्लेशन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन आ जाती है, सूज जाती हैं ये, ठीक है। इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजेस, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। वो क्या है, इनकी ड्यू टू इन्फेक्शन और ड्यू टू एनी इंजरी ये चीज होती है। वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन मेनली इसका। 3 लेयर्स हैं ये। फाइन। अब ह्यूमन ब्रेन, जो इंटरनल ब्रेन है, उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। देखो मिड ब्रेन का हमें इतना क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, मिड ब्रेन से कुछ क्वेश्चन नहीं पूछे गए, बस फंक्शन एक याद करेंगे। मेन है फोर ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, सबसे ज्यादा क्वेश्चन हिंड ब्रेन से पूछे गए हैं, ठीक है। जो पिछले प्रीवियस ईयर्स उठा के देखोगे ना, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके किससे पूछे गए, हिंड ब्रेन से पूछे। फोर ब्रेन, अब देखो
सारे हम ये देखेंगे। फोर ब्रेन में मेनली हम जो पढ़ते हैं हमारा जो है सेरिब्रम एंड हाइपोथैलेमस, थैलेमस भी पढ़ेंगे हम। इसमें देखो मेन क्या है आपका, फोर ब्रेन क्या है, द फोर ब्रेन इज फॉर्म्ड ऑफ सेरिब्रम एंड डाइंफ्लुएन। डाइंफ्लुएन किस किस का, डोर्जल थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड एपिथैलेमस, तीन चीजों का बना होता है। इन सब के फंक्शन हमें करने हैं। सेरिब्रम हमारे जो ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है, क्या होता है, सबसे बड़ा पार्ट होता है। ये दो लोब्स होती है हमारी ब्रेन की, लेफ्ट एंड राइट लोब्स, जो ज्यादातर वॉल्यूम ब्रेन का क्या बनाता है, सेरिब्रम बनाता है। क्या बनाता है, सेरिब्रम। ये देखो सेरिब्रम आपका जो है लेफ्ट एंड राइट में डिवाइडेड होता है, दो हेमिस्फीयर में डिवाइड होता है, ठीक है। लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स एरिया है। द सरफेस इज मेड ऑफ रिजेस जिन्हें हम गायरी बुलाते हैं, एंड ग्रूव्स सल्के। ये देखो ये रिज होगी, देखो ये आपकी क्या है, हाँ जी ये रिज होगी, और ये आपकी, हाँ जी ये ग्रूव होगी, और ये आपकी रिज होगी। रिज को गायरस बुलाते हैं और इसको सल्कस बुलाते हैं। पूरे ब्रेन इसी फोल्ड्स होते हैं, अगर मैं सीधी बात करूँ ना, फोल्ड्स है जो ऊपर की तरफ उठे हुए हैं उन्हें गायरे बुलाते हैं, सल्कस जो ग्रूव्स है, सल्कस हमारे ग्रूव्स है। क्लियर। अब इसका जो है ये दो तीन मैंने स्टेट पीसीएस और सीडीएस में ये देखा है। जो हेमिस्फीयर है उनको क्या है, नर्व फाइबर्स का एक थिक बैंड कनेक्ट करता है, जिसको हम कॉर्पस कैलोसम बुलाते हैं। ये पूछा गया है, याद करोगे क्या है, कॉर्पस कैलोसम। फाइन। अब आपका जो ये अगर वॉल्यूम वाइज देखो तो आपका जो सेरिब्रम है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। आउटर कोर्टेक्स, आउटर कोर्टेक्स आपका किसका बना हुआ है, ग्रे मैटर का। मैंने पहले भी बताया था किसका बना हुआ है, ग्रे मैटर। अब आपको पता होना चाहिए ग्रे मैटर क्या है। अब पता है ना ग्रे मैटर क्या है। ग्रे मैटर वो है जिसमें आपकी माइलिनेटेड शीट्स नहीं है, किस पे, एक्सोन ऑफ न्यूरॉन। अंदर वाला पार्ट क्या है आपका, व्हाइट मैटर। अंदर क्या है, व्हाइट मैटर। बाहर क्या है, ग्रे मैटर। अंदर क्या है, व्हाइट मैटर। व्हाइट मैटर हमारा क्या बनाता है, सेरिबल मेडुला। दोनों के अलग अलग फंक्शन है। सेरिबल मेडुला क्या बनाता है आपका, व्हाइट मैटर। अब जो है डिफरेंट लोब्स में डिवाइड करती हैं आपके जो फिजर्स है, डीप ग्रूव्स हैं आपका, डिफरेंट लोब्स में डिवाइड करती है किसको, सेरिब्रम को। ये इंपॉर्टेंट लोब्स हैं हमारे चार, फ्रंटल लोब, पेरिटल लोब, ओसिपिटल लोब, टेम्पोरल लोब। इनके सबके फंक्शन याद करोगे, इन सबके फंक्शन याद करोगे एक एक करके। फ्रंटल लोब देखो, फ्रंटल लोब का मेन काम क्या है, प्राइमरी मोटर एरिया सेंड सिग्नल टू स्केलेटल मसल। हमारी जो मूवमेंट है स्केलेटल मसल्स की वो कौन कंट्रोल करता है, प्राइमरी मोटर एरिया ऑफ फ्रंटल लोब। ब्रोकास एरिया है वो क्या है, हमारी बोलने की एबिलिटी एंड इंटेलेक्चुअल एंड साइकिक फंक्शन। ये कौन कंट्रोल करता है, फ्रंटल। ओसिपिटल जो है आपकी विजुअल एरिया है। ओसिपिटल क्या है आपका, विजुअल। ओसिपिटल इज रिलेटेड टू विजन। टेम्पोरल, गैस्टोरी, ऑडिटरी एंड ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी मतलब आपका, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर मतलब आपका, हाँ जी फ्रेगनेंस, स्मेल। ऑडिटरी सुनना, गस्ट्री आपका रिलेटेड टू योर एलिमेंट्री कैनाल। पेरिटल लोब, सेंसेशन, पेन, हॉट एंड कोल्ड टच, स्पीच एंड रीडिंग का एरिया है पेरिटल लोब। ये चार लोब से याद करनी है बस हमें। फिर आ जाओ थैलेमस। थैलेमस, थैलेमस का फंक्शन पूछा गया, क्या फंक्शन, बाकी कुछ भी नहीं पूछा गया। एक्चुअली थैलेमस को रिले स्टेशन बोलते हैं हम, ठीक है। क्या बोलते हैं, रिले स्टेशन बोलते हैं। है क्या, कोई भी, जैसे हमारा विजन का है, स्मेल को छोड़ के जो भी हमारा फंक्शन है, जो भी है, ब्रेन तक पहुंचने से पहले थैलेमस उसे प्रोसेस करता है, इसीलिए इसे रिले स्टेशन बोलते हैं ब्रेन का। क्या बोलते हैं, रिले स्टेशन। ये फंक्शन इसका आया है, एमसीक्यूज पूछे गए हैं। ये क्या है,
रिलीज स्टेशन ट्रांसफर्स इम्पल्स टू द करेक्ट पार्ट ऑफ कोर्टेक्स फॉर लोकलाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन। ये रिले करता है इंफॉर्मेशन। दूसरा क्या है, एबिलिटी ऑफ कंसंट्रेट, डिग्री ऑफ वेकफुलनेस, प्लेजेंटनेस एंड अनप्लेजेंटनेस। जो बिहेवियरल रिस्पॉन्स है वो भी कंट्रोल करता है। थैलेमस, हाइपोथैलेमस कल हम बात कर चुके थे। हाइपोथैलेमस सीधी सी बात है, हमारा हार्मोनल एंडोक्राइन सिस्टम को रेगुलेट करता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो पूछा गया है, इसका फंक्शन हमेशा बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। किसको? बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में। ठीक है, रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म। क्यों? आपको पता है थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करता है इनडायरेक्टली, कंट्रोल्स वाटर बैलेंस, एडीएच को कंट्रोल करता है कि नहीं करता, एपेटाइट एंड थर्स्ट। लिम्बिक सिस्टम है इसमें, इमोशनल जो हमारी कैपेबिलिटीज है वो किसके कारण है? हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी ग्लैंड इससे अटैच होती है। देन वी हैव एपिथैलेमस। ये क्या, इसके अंदर पीनल बॉडी होती है आपका जो मेलाटोनिन प्रोड्यूस करती है। तो क्या है, ये सेक्सुअल मैच्योरिटी एंड ग्रोथ में हेल्प करता है। फाइन। एंड इसके अंदर क्या है, कोरॉइड प्लेक्सस। ये क्या करता है, आपका सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बनाता है। क्या बनाता है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में आपको डिटेल में बताऊंगा आगे। ये क्या होता है, जैसे हमारी पूरी बॉडी में क्या होता है कि आपको ऑक्सीजन लेके जाना है, आपको न्यूट्रिएंट्स लेके जाने हैं, आपको एक्सक्रीटरी मटेरियल लेके जाना है, किसके थ्रू होता है? ब्लड के थ्रू। बट ब्रेन में क्या होता है? ब्लड ब्रेन बैरियर होता है। क्यों होता है ब्लड ब्रेन बैरियर? लॉजिक है हर चीज का, ऐसे ही नहीं। उसमें सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड जो होता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड किसका काम करता है? न्यूट्रिएंट एक्सचेंज का काम करता है। देखो सीधी सी बात है, ब्लड में इन्फेक्शन इजीली हो जाता है कि नहीं हो जाता? हो जाता है। वो इन्फेक्शन ब्रेन तक नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि ब्रेन सबसे सेंसिटिव पार्ट है। अगर ब्रेन में कुछ होता है तो मुश्किल है। इसीलिए आप नोटिस करोगे, अगर किसी को ब्रेन की प्रॉब्लम है उसकी ड्रग्स भी अलग होती है, क्योंकि नॉर्मल ड्रग्स ब्रेन ब्लड बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाती हैं, क्योंकि जो ट्रांसमिशन है सिग्नल का, न्यूट्रिएंट्स का, वो किसके थ्रू होता है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के थ्रू होता है। और वो कहाँ बनता है? कोरॉइड प्लेक्सस, जो कहाँ है? एपिथैलेमस में। अब देखो, एज ए बायोलॉजी स्टूडेंट ये बहुत डीप जा सकते हैं, हमें बेसिकली ये चीज़ें बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। अब इसमें जो है, जहां जहां मैं कह रहा हूं ये पूछा गया वो तो बिल्कुल याद होना चाहिए आपको। ठीक है, हिंट मिड ब्रेन का मैंने बताया था, कोई भी इतना वो नहीं है, बस इसका फंक्शन याद करो। कंट्रोल विजुअल एंड ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस। आपकी तरफ कुछ आ रही है, एकदम आपकी आंखें बंद नहीं हो जाती? आपको कोई बुला रहे तो आप एकदम से मुड़ के नहीं देखते? वो कौन कंट्रोल करता है? मिड ब्रेन करता है। इसके 4 राउंडेड बॉडीज है, कोल्ड, कॉर्पोरा, क्वाड्रिजेमिना। फाइन, बस इसका और कुछ याद नहीं रखना हमें। नेक्स्ट आ जाओ हमारा हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन के 3 पार्ट हैं, पोन्स, मेडुला एंड सेरिबलम। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ जो मैं बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इससे बने, इस पार्ट से बने। तो इस पार्ट के याद करोगे अच्छे से फंक्शन सारे, इस पार्ट के फंक्शन सारे अच्छे से याद करोगे। फाइन। इट इज फॉर्म्ड ऑफ 3 पार्ट्स, सेरिबलम, पोन्स एंड मेडुला। द बल्जिंग सेंटर पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम। पोन्स क्या है? ये बल्जिंग पार्ट है। ठीक है, मोस्टली कंपोज्ड ऑफ फाइबर ट्रैक्ट्स, इंक्लूड न्यूक्लियाई इन्वॉल्व्ड इन कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग एंड स्लीप साइकिल। किसको कंट्रोल करता है? सेंटर। ये सेंटर आपका ब्रीदिंग को भी, लेकिन ब्रीदिंग एंड स्लीप साइकिल को कंट्रोल करता है कौन? आपका पोन्स। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो है मेडुला ऑब्लोंगेटा। आपका क्या है? लोवेस्ट पार्ट है। ये एक किस्म से ट्रांजिशन है बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। द लोएस्ट पार्ट merges into spinal cord, contains important control center। अब देखो, हार्ट रेट,
कंट्रोल करता है, ब्रीदिंग रेट कंट्रोल करता है कि कितना सांस तेज आप लेते हो, ब्रीदिंग रेट कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर रेगुलेशन करता है, स्वेलिंग, स्लाइवा प्रोडक्शन, आप खाना खाते हो, स्लाइवा प्रोडक्शन कौन कंट्रोल करता है, मेडुला। एंड जो एक दो बार पूछा भी क्या है, वोमिटिंग सेंटर है, ये आपका क्या है, वोमिटिंग सेंटर है, मेडुला, यहां से कंट्रोल होता है। सेरिबेलम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बनाता है क्योंकि ये बैलेंस ऑफ द बॉडी क्या करता है, हाँ जी, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन था, इनवॉलेंटरी कोऑर्डिनेशन जो है बॉडी मूवमेंट्स की, वो कौन कराता है, आपका सेरिबेलम। क्लियर है, ये सारे फंक्शन आप बिल्कुल थोरोली याद करोगे, ठीक है, कर लोगे, बताओ मुझे। ये टेबल है, जब आप पूरा पढ़ लो, पूरा सब कुछ कर लो, तब आप ये टेबल याद करोगे। क्लियर है कि नहीं है, बताओ मुझे अभी तक जो किया हमने। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड इज सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, आपका क्या है, जो है इसको भी मेनिंजेस कवर करते हैं, तीनों लेयर कवर करती हैं। इट एक्सटेंड फ्रॉम लोअर एंड ऑफ मेडुला, मेडुला से लेके आपका फर्स्ट लंबर, जो नीचे का पार्ट होता है आपका, जो वर्टिब्रे है, उस तक आपका क्या है, स्पाइनल कॉर्ड होती है, क्या होती है, द पोस्टीरियर मोस्ट रीजन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड टेपर्स इनटू थिन फाइबर्स में टेपर हो जाता है, स्ट्रक्चर कॉल्ड फिल्म टर्मिनल है, ठीक है। अब इसमें उल्टा हो जाता है, इसमें व्हाइट मैटर बाहर है और ग्रे मैटर अंदर है। ये आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है क्या, स्पाइनल कॉर्ड। कंटेन्स, इसके अंदर भी क्या है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है सेंट्रल कैविटी में। द ग्रे मैटर क्या है, एच शेप्ड इंटीरियर में, ये ग्रे मैटर है एच शेप्ड, ठीक है। द वाइट मैटर एक्सटर्नल होता है एंड हैव बंडल्स ऑफ नर्व ट्रैक्ट्स। स्पाइनल कॉर्ड का मेन काम क्या है, कंडक्ट सेंसरी एंड मोटर इंपल्स टू एंड फ्रॉम द ब्रेन, इट कंट्रोल रिफ्लेक्स एक्शन, ये रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करती है। देखो रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है, नॉर्मली क्या है, स्पाइनल कॉर्ड तक जो सिग्नल आएगा वो सिग्नल ब्रेन तक पहुंचेगा, वहाँ प्रोसेस होकर वापस स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू मोटर न्यूरॉन्स और वहाँ तक पहुंचेगा। बट रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है, आपका जो है सीधा स्पाइनल कॉर्ड से मोटर न्यूरॉन्स तक सिग्नल पहुंच जाता है। रिफ्लेक्स एक्शन का जो पाथवे है हम डिटेल में आखिरी में करेंगे। हाँ जी, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बताया मैंने, इसका फंक्शन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये बायोन्सी प्रोवाइड करता है ब्रेन को। क्या प्रोवाइड करता है, बायोन्सी प्रोवाइड करता है। उसका मतलब क्या हुआ बायोन्सी का, कि हाँ बायोन्सी क्या है, क्या प्रोवाइड करता है वो, बताओ मुझे। बैलेंस नहीं, अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ ना, ये अपना जो वेट है 1.3 kg का है ब्रेन, ठीक है। ब्रेन अपने ही वेट के अंडर क्या है, क्रश नहीं हो जाता उसके सेल्स, देखो ना इतना बड़ा पार्ट है ब्रेन, तो वो इसको हल्का फील कराता है, क्या, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अपनी ब्रेन सेल्स जो है कंप्रेस नहीं होती अपने वेट के अंडर, वो अपनी शेप में रहती है। गेटिंग इट टू नॉट, समझ रहे हो, वो है क्या, आपका ये बायोन्सी प्रोवाइड करता है, ठीक है, मेंटेन्स बायोन्सी। दूसरा मैंने बताया शॉक ऑब्जर्वर का काम करेगा, डैमेज से बचाएगा सडन जर्क से, ठीक है। न्यूट्रिएंट का जो है ब्लड से नहीं होता, ब्रेन के अंदर क्या है,
ब्रेन ब्लड बैरियर होता है, मैं फिर बता रहा हूँ, इसलिए जल्दी से आपका बैक्टीरिया वायरस इन्फेक्ट नहीं करते, जल्दी से ड्रग भी उस बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाती। इट कलेक्ट्स एंड रिमूव वेस्ट फ्रॉम द वेन, दोनों न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट का क्या करता है, एक्सचेंज, जो किसके थ्रू होते हैं, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड्स। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है, ये क्या है आपका, हाँ जी, formed by nerves arising from brain and spinal cords, जो ब्रेन से अराइज होती है वो कैरेनियल नर्व्स है, ये आपका मेनली जो फेस की नर्व्स है, अराइजिंग फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड आर स्पाइनल नर्व्स। 12 पेयर्स होते हैं क्रेनियल नर्व्स के। सम ऑफ द क्रेनियल नर्व्स आर जैसे ऑप्टिक, ओल्फैक्टरी, ठीक है, ओल्फैक्टरी का मतलब जो आपके, फिर आपके टेस्ट वाली मतलब रिसेप्टर्स वाली होती है, ऑप्टिक नर्व होगी आई की। सम ऑफ मोटर न्यूरॉन्स नर्व्स विच हेल्प इन रोटेशन ऑफ आई बॉल, बट ज़्यादा नहीं होते मोटर न्यूरॉन्स। आई बॉल मैकेनिकल मूवमेंट तो क्रेनियल, उसमें 2-3 चीज़ों की होती है ना, आई घूम सकती है, ठीक है, आपका जो लोअर जो ही मूव करता है, और ये क्या, आई मसल, मसल ऑफ आइरिश एंड टीयर ग्लैंड, जो इनकी मूवमेंट होती है वहाँ मोटर न्यूरॉन्स जाएंगे। पेयर्स होते हैं नर्व्स के हमेशा, ये ध्यान रखना, सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स होंगे। स्पाइनल नर्व्स के 31 पेयर्स है, कितने, 31 पेयर्स है। ईच स्पाइनल नर्व हैज डोर्सल सेंसरी नर्व, ये ना इन वर्टिब्रेट्स में उल्टा होता है, हमारे अंदर वर्टिब्रेट्स के अंदर क्या होता है, डोर्सल सेंसरी रूट्स होती हैं, ये एक कैरेक्टरिस्टिक भी है किसका, आपका, हाँ जी, किसका बताओ, कोडेट्स का, ठीक है। डोर्सल सेंसरी रूट का मतलब आपके जो स्पाइनल दो पेयर्स में है, मोटर न्यूरॉन है वो वेंट्रल, वेंट्रल मतलब आगे, डोर्सल मतलब पीछे का, मतलब अगर मैं ये बात करूँ ना, ये फ्रंट है, ये वेंट्रल पार्ट होता है, मतलब 4 लेग्ड एनिमल है, उनका नीचे वाला पार्ट है, हम तो 2 लेग हो गए, तो हमारा नीचे वाला पार्ट ये वेंट्रल हो गया, और पीछे क्या होगा आपका, डोर्सल हो गया, क्लियर है। तो जो वेंट्रल मोटर, द डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स इन डोर्सल स्पाइनल कॉर्ड इज टुवर्ड्स द स्पाइनल कॉर्ड एंड वेंट्रल की अवे फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। सिंपल सी बात है, ये क्या है, सेंसरी है, तो सेंसरी किस साइड होगी, स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, वेंट्रल किस साइड होगी, इट विल गो अवे फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड और नॉट, क्लियर है कि नहीं है ये, फाइन। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, वेसरल नर्वस सिस्टम। वेसरल ऑर्गन्स मतलब आपके जैसे लंग्स हो गए, आपके जो आपका थोरिक कैविटी के जो आपके ऑर्गन सिस्टम है, हार्ट हो गया है, ये सारे आपके क्या है, वेसरल ऑर्गन्स है। इट रेगुलेट द फंक्शन ऑफ इंटरनल वेसरल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी थ्रू इट्स टू एंटागोनिस्टिक, एंटागोनिस्टिक मैंने बताया था, एक दूसरे के अपोजिट जो फंक्शन है उसके थ्रू, ठीक है। They enables the body to perform rapid and specific visceral activities to maintain the steady state of the body. It controls the involuntary function of the visceral organs. Simple example से बताता हूँ, simple example से ये, इसका हमें ज़्यादा कुछ याद नहीं करना, बस थोड़ा सा, थोड़ा आपको, जैसे पैरासिम्पैथेटिक है, ठीक है, सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स, ये एक्टिवेट होती हैं जब, जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने शेर आ गया, आपको लग रहा है डर, ठीक है, ऐसी सिचुएशन में तो आपका ये काम करेगी, ये क्या करेगी, डायलेट्स पीपल, आपको अलर्टनेस बढ़ जाएगी आपकी, ध्यान देना, क्या बढ़ जाएगी, अलर्टनेस बढ़ जाएगी। इनहिबिट फ्लो ऑफ स्लाइवा, आपकी डाइजेशन की बजाय कहाँ जाएगा, एक्सेलरेट हार्ट बीट, ब्रोंकाई को डायलेट कर देगा, ऑक्सीजन सप्लाई फास्ट होनी चाहिए। इनहिबिट्स पैरास्टेलिसिस एंड सेक्रेशन, क्यों, क्योंकि डाइजेशन की बजाय जाना कहाँ ध्यान चाहिए, ग्लूकोज, जो फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन वाली चीज है, समझो, जो उस टाइम जो चीजें होती हैं वो किसके कारण होती हैं, आपका सिंपैथेटिक नर्व्स के कारण। फिर उसके बाद जब आप रिलैक्स हो रहे होते हो, आपका हार्ट बीट स्लो होनी है, आपका जो है ग्लूकोज फिर से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होना है, वो पैरासिम्पैथेटिक का काम है, समझ लो।
ये क्या करेगा, कंस्ट्रिक्ट ब्रोंकाई उनका, हाँ जी, उसको कम कर देगा, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगी, स्टिमुलेट डाइजेशन पे ध्यान चला जाएगा, बाइल सिक्रेशन पे ध्यान चला जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट ब्लडर, यहाँ ब्लडर इनिबिशन हो जाएगा, आपका क्या है, सिंपल सी बात है, किडनी और बाकी फंक्शंस को छोड़ कम हो जाएंगे। जो रिक्वायर्ड है आपको अलर्ट रहने के लिए, वो फंक्शन क्या है, सिंपैथेटिक नाव करवाती है, पैरासिम्पैथेटिक उसका अपोजिट। बिल्कुल क्लियर है कि नहीं है ये चीज? हाँ जी, शुभम क्लियर है? देखो ये एक वेसरल ऑर्गन हो गया आपके, जो हार्ट हो गया, जैसे लंग्स हो गए, लंग्स का जो है लिवर हो गया, इन पे काम करता है। जो थोरेक कैविटी है हमारी, जो थोरेक कैविटी है, ये वाली चीज इसके अंदर जो है, जो आपकी कैविटी के अंदर है, हम एसिलोमिक नहीं है, हम सिलोमिक है। हमारा जो है सिलोमिक कैविटी है कि नहीं है, ये हमने क्लासिफिकेशन में किया है कि नहीं किया, तो हम वो है। फाइन, चलो अब हम लास्ट जो है चीज कर लेते हैं, वह रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क में क्या होगा, जैसे ही आपको देखो इसके 5 स्टेप्स हैं, वो आप पढ़ भी लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपके नोट्स में दिया हुआ है ये। रिफ्लेक्स एक्शन क्या करता है, आपका जैसे फॉर एग्जांपल कील पे पैर रखा, आपका ग्लास पे पैर रखा जाता है या तवे पे हाथ रखा जाता है, एकदम से हट जाता है, उसमें क्या होता है, रिसेप्टर क्या करेगा, रिसीव करेगा किस चीज को, सिग्नल को, और वो सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू कहाँ जाएगा, फटाफट वो सिग्नल कहाँ जाएगा, हाँ जी, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में जो रिले न्यूरॉन्स, एसोसिएटरी न्यूरॉन्स होती हैं, वो उस सिग्नल को ट्रांसमिट करेगी किस पे, मोटर न्यूरॉन्स पे। मोटर न्यूरॉन्स फिर मसल्स, अफेक्टर क्या है, मसल है, रिसेप्टर क्या है आपका, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी जो स्किन के रिसेप्टर्स हैं, वो रिसेप्टर का काम करते हैं। ये मसल क्या करेगी, आपके मूवमेंट, आपके हाथ को पीछे खींच लेंगी। यहाँ जो है ब्रेन तक सिग्नल नहीं जाएगा, उससे पहले सीधा रिले हो जाएगा आपका सिग्नल, कहा, मोटर न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड से, क्योंकि फास्ट आपकी मूवमेंट चाहिए। उसके बाद ब्रेन इंटरप्रेट करेगा कि वो गर्म था। जब आपको फील होता है गर्म था, तब तक आपका हाथ उठ चुका होता है ना, समझो इस चीज को। जब आपका दिमाग सोचता है कि वो गर्म है, तब तक आपका हाथ उठ चुका होता है। जैसे आपका पैर है, कोई चीज चुभने, जब देखो आप रियलाइज करो कि क्या चीज है, उससे पहले आपका पैर उठ चुका होता है। कई बार हम सिंपल ग्रास के भी छोटे से नुकीले उससे क्या कर देते हैं, अपना पैर उठा लेते हैं कि नहीं उठा लेते, वो रिफ्लेक्स आर्क है। ये क्या है, आपकी पूरी रिफ्लेक्स आर्क है। नोट दिस और नॉट, कुछ भी टच होता है तो आपके रिसेप्टर्स क्या है, सिग्नल ट्रांसमिट करेंगे, कहाँ, सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन कहाँ जाएगी, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड पे इंटरप्रेट होगा, इम्पल्सेस पास इनटू द रिले न्यूरॉन, और वो मोटर न्यूरॉन पे करेगी। मोटर न्यूरॉन कहाँ पहुंचाएगी, हाँ जी, आर्म तक पहुंचाएगी और मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी। क्लियर है कि नहीं है, बताओ मुझे। हाँ जी, सबको क्लियर है? चलो फिर जो है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स देखो, वैसे भी आप नोटिस करोगे फिजिक्स में सबसे कम टॉपिक है। फिजिक्स हमने करी है लगभग 9 आवर्स में। बायो देखो थोड़ी हैवी होती है, बायो होगी लगभग 13 14 15 आवर्स तक भी चली जाएगी। फिजिक्स सब, केमिस्ट्री अगर मैं बात करूं, टॉपिक थोड़े ज़्यादा हैं फिजिक्स से, बट केमिस्ट्री के इतने क्वेश्चन नहीं बने। जैसे पिछली बार सिर्फ एक चैप्टर है, और सीडीएस का भी फेवरेट है, सीएपीएफ का भी फेवरेट है, एचसीएस का भी, यूपीपीसीएस का भी, आपका पंजाब पीसीएस का भी वो चैप्टर फेवरेट है। वो 12th क्लास का एवरीडे इन केमिस्ट्री है। यूजुअली जो केमिस्ट्री के क्वेश्चन बनते हैं वो सिर्फ एप्लीकेशन बेस्ड बनते हैं, वो भी करेंगे। वैसे तो हम बेसिक केमिस्ट्री भी सारी करेंगे, लेकिन मैंने नोटिस किया उस चैप्टर से पिछली बार एचसीएस में डायरेक्ट 3 क्वेश्चन थे, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी से, 12th क्लास के एवरीडे केमिस्ट्री से, वो भी करेंगे। लेकिन केमिस्ट्री हम 6 से 7 घंटे में कर सकते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कंपेयर टू फिजिक्स, बायो केमिस्ट्री काफ़ी आसान है। फाइन, चलिए अब आ जाते हैं जेनेटिक्स पे।
आजकल जेनेटिक्स से, डीएनए से, आरएनए से क्वेश्चन पूछे जाने लगे। अब मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कि ये सारी चीज़ें हैं क्या, और उनसे रिलेटेड डिजीज़ के क्वेश्चन आने लग गए हैं। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया पे आया है, आपका हेमोफीलिया पे आया है, हेमोफीलिया न्यूज़ में भी है। हेमोफीलिया की सबसे महंगी ड्रग बनी है कि नहीं बनी? अब तक की जो सबसे महंगी ड्रग है, एक सिंगल डोज 28 करोड़ की है लगभग। किसकी? हेमोफीलिया की। वो जेनेटिक डिसऑर्डर है। थैलेसीमिया न्यूज़ में था अभी। ठीक है, तो वो हमें याद करने हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं। फिर आपका जो है मेंडेलियन लॉ पे भी कई बार पूछ लेते हैं। ऐसा कभी इतना हुआ नहीं, बट थोड़ा आइडिया F1 F2 जनरेशन का होना चाहिए। ठीक है, अब डीएनए क्या है? ठीक है, सबसे पहले डीएनए पता होगा, तब बाकी चीज़ें पता होगी ना। फिर उसके बाद आरएनए क्या है, फिर उसके बाद प्रोटीन मैंने बताया था क्या है, कैसे ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन क्या है, वो सारी चीज़ें हम आज करेंगे। फाइन, चलो करते हैं। देखो सीधी सी बात है, हमारा ना जो न्यूक्लियस है ना, वो दो काम करता है। एक, देखो सेल को कंट्रोल कौन करता है? सेल का ब्रेन क्या है? न्यूक्लियस है ना। सेल के पास जो सेल की लाइफ है उस टाइम जो प्रोसेसेस करती है, मतलब सेल फॉर एग्जांपल, कि सेल को कैसे पता कि मैंने एंटीबॉडीज रिलीज करनी है, सेल को कैसे पता कि भाई अभी डाइजेशन करनी है, सेल को कैसे पता कि मेरा ये फंक्शन है, सेल को कैसे पता कि ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बनाना है। उसकी लाइफ टाइम में सिग्नल ट्रांसमिशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक वो है, एक वो सिग्नल लाइफ टाइम के लिए, एक सिग्नल आपका लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए। मतलब आपका जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर है न्यूक्लियस में, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पहुंचानी है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ये चीज़ें किसके थ्रू होती हैं? आपके मॉलिक्यूलर, आपके मॉलिक्यूल्स हैं जैसे डीएनए, आरएनए, उनके थ्रू होती है। किसके थ्रू होती है? डीएनए, आरएनए। डीएनए इज द बेसिस ऑफ योर जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल का बेस क्या है? डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड। आज अभी बहुत से, देखो आप में से कुछ बायो के स्टूडेंट्स होंगे या साइंस के स्टूडेंट होंगे, उनके लिए तो मुश्किल नहीं होती ये याद करना, छोटी छोटी चीज़ें। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लिक एसिड भी बोल देते हैं डीएनए को। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए होता है। लेंथ ऑफ डीएनए इज डिफाइंड बाय न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट इन दैट। है क्या वो न्यूक्लियोटाइड? उनकी बात करूंगा मैं। फिर क्या, ये एग्जांपल दिए हुए हैं कि इसमें इतना होता है, इसमें इतना होता है। बैक्टीरियोफाज में आपके 5386 न्यूक्लियोटाइड है। एक ह्यूमन सेल में लगभग 3.3 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर। अब मैं, जो मेरा काम है, मैं आपको ये बताऊंगा कि बेस पेयर क्या है, क्या डीएनए एक्चुअल में, क्या न्यूक्लियोटाइड है क्या ये सारी चीजें, वो हम डिस्कस करेंगे पहले। फिर वो इंफॉर्मेशन कैसे ट्रांसमिट होती है वो डिस्कस करेंगे। चाहे आप नॉन साइंस बैकग्राउंड के हो, कभी आपने टच भी नहीं किया, मतलब आपने कभी भी उसको पढ़ा ही नहीं है, तो भी आज आपको क्लियर हो जाएगा कि डीएनए का काम क्या है, आरएनए का काम क्या है, प्रोटीन का काम क्या है। हम डिटेल में करेंगे। ट्रांसलेशन क्या है, ट्रांसक्रिप्शन क्या है, और रेप्लिकेशन क्या है। वो वाला नहीं कि हम उसके एंजाइम भी पढ़ेंगे कौन से काम, हम ये देखेंगे ये प्रोसेसेस हैं क्या। फाइन, उसके लिए मैंने आपको बताना है कि डीएनए, आरएनए है क्या। सबसे पहला काम करता हूं, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको बता देता हूं। देखो बच्चे, सबसे पहली चीज मैं बात करूंगा कि जो डीएनए है चाहे आरएनए है, उसकी जो बेसिक यूनिट है वो है न्यूक्लियोटाइड। क्या है? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड। अब ये न्यूक्लियोटाइड क्या है? अब ये न्यूक्लियोटाइड है क्या? न्यूक्लियोटाइड सिंपल सी बात है, एक कंपाउंड है, नाइट्रोजनस आपका कंपाउंड्स है, उनका बना हुआ है क्या? इसके तीन कंपोनेंट है। इसके कितने कंपोनेंट है? तीन। हर न्यूक्लियोटाइड के तीन कंपोनेंट है। एक है आपका राइबो शुगर। जब मैं पहली क्लास में बायो की में आपको ग्लूकोज बता रहा था, मैंने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ये बनाया था, याद करो।
बनाया था कि नहीं बनाया था, ऐसा कुछ। ये कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कॉर्नर्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं, कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं, और ऐसे मैं स्ट्रक्चर बना रहा था, है ना। ये 6 कार्बन का है, ग्लूकोज किसका, 6 कार्बन का। आपको स्ट्रक्चर याद नहीं करने, आपको समझाने के लिए कर रहा हूं मैं, कोई मतलब नहीं है आपको इसका। बट डीएनए एक्चुअली में क्या है, आरएनए एक्चुअली में क्या है, आज आप यहां से पढ़ के जाओगे। राइबोज शुगर होता ग्लूकोज की तरह ही है, उसमें 5 कार्बन होते हैं। उसमें क्या होते हैं, 5 कार्बन होते हैं। ये ग्लूकोज जितना ही इंपॉर्टेंट है। ये स्ट्रक्चर समझ आया कि नहीं आया, बताओ मुझे, दिख रहा है आपको, बताओ मुझे। हाँ जी, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आप लोगों को, बताइए मुझे। राइबोज शुगर, राइबोज शुगर में इशू क्या है, ये राइबोज शुगर आपकी 5 कार्बन की बनी हुई है। ये आपका मेन कंपोनेंट है किसका, डीएनए आरएनए का, जो न्यूक्लियोटाइड होता है। अब आरएनए में क्या होता है, आरएनए में सेम यही राइबोज शुगर होती है। क्या होती है बच्चे, राइबोज शुगर है। क्या है ये राइबोज शुगर, किसमें है बच्चे, आपका आरएनए के अंदर ये होती है। बट जो आपका डीएनए होता है उसका फर्स्ट चीज जो वो आरएनए से कैसे अलग है, जो इसका सेकंड कार्बन है ना, ये सेकंड कार्बन है, मैं लिख देता हूं, 1 2 3 4 5 कार्बन होते हैं। यहां आपका ऑक्सीजन नहीं होता, इसलिए जो डीएनए को हम क्या बुलाते हैं, जो इसकी राइबोज है वो डीऑक्सी राइबोज है। मतलब इसकी जो राइबोज है उसमें एक ऑक्सीजन कम है। राइबोज शुगर में क्या कम है, आरएनए का फुल फॉर्म क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। वहां राइबोज है, वहां या OH है। डीऑक्सी राइबोज में क्या है, आपका जो है सेकंड कार्बन जो होता है उस पे एक ऑक्सीजन नहीं होता, सिर्फ H होता है, OH नहीं होता, इसलिए उसको डीऑक्सी राइबोज बोला जाता है। क्लियर है कि नहीं। जो आपका डीएनए है उसमें क्या होगा, ये चीज होगी, यहां सिर्फ H होगा राइबोज। आरएनए में क्या होगा बच्चे, आपका ये डीएनए है, ये डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड है उसकी राइबोज में एक ऑक्सीजन कम होगा, डीऑक्सी राइबोज इसमें नहीं होगा, इसमें यही स्ट्रक्चर होगा। क्लियर है कि नहीं है। स्ट्रक्चर याद नहीं करना, बट यू शुड हैव एन आइडिया कि डिफरेंस क्या है। उसकी डीऑक्सी राइबोज होती है, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कम होता है। क्लियर, ये चीज किसी को डाउट है, फाइन। अब पहला स्ट्रक्चर ये, फर्स्ट स्ट्रक्चर ये। सेकंड क्या है, आपके नाइट्रोजनस कंपाउंड है 5। पूरे यूनिवर्स मतलब पूरे जो अर्थ सरफेस पे कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके जो डीएनए और आरएनए है अल्टीमेटली क्या है, इन चीजों का बना होता है। 5 नाइट्रोजनस कंपाउंड है, एडेनिन, ग्वानिन, इनको बोलते हैं प्यूरिन्स, थाइमीन, साइटोसाइन एंड यूरासिल। है कुछ नहीं, ये नाइट्रोजनस कंपाउंड है। ये देखो ये क्या है, जैसे ये देखो ये डबल रिंग्ड नाइट्रोजनस कंपाउंड है, एडेनिन एंड ग्वानिन, दिख रहे, साइटोसाइन एंड थाइमीन, ये एंड यूरासिल, ये पिरामिडिन्स है। ये क्या है, पिरामिडिन्स। नाइट्रोजन दिख रहा है इनमें, नाइट्रोजन है, क्या है, नाइट्रो, इनकी रिंग्स में नाइट्रोजन है, इनकी रिंग्स में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। क्या होते हैं, नाइट्रोजन, NN। नाइट्रोजनस कंपाउंड बोलते हैं, नाइट्रोजनस बेस बोलते हैं। हर, चाहे किसी का भी डीएनए, चाहे वो बैक्टीरिया का है, चाहे वो आर्किया है, किसी का भी डीएनए है, उसमें क्या है, आपके ये पांचों में से हर न्यूक्लियोटाइड में सिर्फ ये 5 बेस में से एक मिलेगा। ठीक है। अब एक और चीज आपको इसके साथ याद रखनी, एडेनिन ग्वानिन प्यूरिन्स है। अब ये दोनों मिलते हैं, दोनों में, आरएनए में भी डीएनए में भी। ये किस में मिलते हैं, आरएनए डीएनए दोनों में मिलते हैं। साइटोसाइन एंड थाइमीन क्या है आपका, साइटोसाइन भी दोनों में मिलता है, आरएनए डीएनए। बट जो थाइमीन है
जो थायमीन है, थायमीन सिर्फ एंड सिर्फ डीएनए में होता है। थायमीन क्या है? सिर्फ एंड सिर्फ डीएनए में होता है, यूरासिल आरएनए में होता है। ये आपका सेकंड डिफरेंस आ गया कि जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है उसमें जो नाइट्रोजनस बेस है वो क्या है? ए जी सी टी, मतलब एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसाइन एंड थाइमिन। जो आरएनए है उसमें क्या है? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसाइन एंड यूरासिल। डीएनए में यूरासिल नहीं होता, आरएनए में थाइमिन नहीं होता। क्लियर है ये? अब ये कहां जाके लगता है? अब ये क्या करेंगे, ये इसके जो फर्स्ट कार्बन है ना उसके साथ चिपक जाते हैं, मतलब उसके साथ बॉन्ड बनाते हैं। अब उसके साथ क्या बनाते हैं? बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, फिर आपका स्ट्रक्चर कैसा बन गया, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड क्या है? जो आपकी पेंटोज शुगर थी उस पे आके क्या लग गया है? आपका नाइट्रोजनस बेस। जैसे आपका क्या लग गया है? साइटोसाइन लग गया है। ठीक है, कोई भी नाइट्रोजनस बेस लग सकता है। ठीक है, कोई भी नाइट्रोजनस बेस लग सकता है, कोई भी हो सकता है। ए भी हो सकता है इसके साथ, देखो ए भी हो सकता है, जी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। अगर वो डीएनए है तो टी हो सकता है, अगर आरएनए है तो वो क्या हो जाएगा? यू हो सकता है। इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड इज नथिंग, आपका शुगर मॉलिक्यूल, पेंटोज शुगर, पेंटोज मतलब 5 कार्बन वाली, पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस आपका क्या है? न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड से बनता है टाइड। टाइड में क्या होगा? आपका जो ये है, देखो अब आपका क्या है? इसमें क्या लग गया? यहाँ नाइट्रोजनस बेस लग गया ए। न्यूक्लियोटाइड में फोस्फोरस लगता है, क्या आ जाता है? फोस्फेट मॉलिक्यूल। थर्ड कंपोनेंट जो है न्यूक्लियोटाइड का क्या है? फोस्फेट मॉलिक्यूल है। क्या है? फोस्फेट मॉलिक्यूल है। इट मेक्स द न्यूक्लियोटाइड कंप्लीट। न्यूक्लियोटाइड कंप्लीट किससे होता है? आपका इस चीज से, नाइट्रोजनस बेस। पेंटोज शुगर है, पेंटेज शुगर के फर्स्ट कार्बन पे आपका नाइट्रोजनस बेस लगा एंड आपका जो है फिफ्थ कार्बन पे फोस्फेट ग्रुप आके लगा है। ये आपका एक न्यूक्लियोटाइड है। बताइए मुझे, कोई भी डाउट है आप लोगों को यहां तक? बताइए। न्यूक्लियोटाइड, बाकी सबको राहत, सोनिया, पल्लवी क्लियर है? हाँ जी। अब बच्चे ये तो होगा एक बेस, मतलब एक आपका क्या बन गया? एक यूनिट बन गया। न्यूक्लियोटाइड एक यूनिट है। अब न्यूक्लियोटाइड कैसे क्या बनाती है? चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स बनती है। चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, अब आपको ये विजिबल है सबको ये पार्ट? अब देखो फॉर एग्जांपल आपका यहां से शुरू करो, ये आपका कोई एक न्यूक्लियोटाइड है। अब देखो इसमें शुगर कौन सी है? शुगर तो वही होगी, हम इसको राइबोज शुगर मान के चलते हैं, राइबोज शुगर। ठीक है, एडेनिन, सॉरी यहाँ टी है तो इसको डीऑक्सीराइबोज शुगर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? डीऑक्सीराइबोज शुगर। ये चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड है। नाइट्रोजनस बेस है, नाइट्रोजनस बेस है, शुगर है, फोस्फेट है। अब होता क्या है, जो थर्ड OH होता है ना उस पे और फिफ्थ वाला आपका बॉन्ड बना लेता है, इसको बोलते हैं फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड। क्या बोलते हैं? फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड। नहीं याद करना है, बट आप देखो एक एक न्यूक्लियोटाइड आया, फिर टी वाला न्यूक्लियोटाइड आ गया, फिर आपका टी वाला न्यूक्लियोटाइड है, ऐसे करके आपकी पूरी चेन नहीं बन रही है। दिस इज न्यूक्लियोटाइड चेन। यही आपका न्यूक्लिक एसिड्स बनाती है। अगर उसमें राइबोज शुगर है, राइबोज शुगर है और ए जी सी यू क्या होंगे? न्यूक्लियोटाइड एंड फोस्फेट बॉन्ड। वो क्या है? आपका एक सिंगल चेन बनाएगी। क्या बनाएगी? सिंगल चेन। उस सिंगल चेन को क्या बोलते हैं हम? राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए। आरएनए कैसे डिफरेंट है? उसमें राइबो शुगर होगी, उसमें यूरासिल होगा थाइमिन की बजाय। थर्ड डिफरेंस क्या होगा? राइबोज शुगर इज इन एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। राइबोज शुगर इज जो सॉरी आरएनए इज सिंगल स्टैंडर्ड, उसका एक सिंगल स्टैंड होगा। ये क्या है? एक चेन बनेगी। डीएनए में क्या होता है आपका?
डीएनए में क्या होता है बच्चे, डीएनए, अब देखो डीएनए में क्या होता है, दो एंटी पैरेलल चेन है, दो एंटी पैरेलल चेन है। एंटी पैरेलल का मतलब देखो बेटा, इसका फॉस्फेट फ्री है और OH ग्रुप एंगेज है, लास्ट वाले का OH फ्री होगा, ठीक है। ये एक चेन होगी न्यूक्लियोटाइड्स की, एक चेन। जैसे ये क्या है, ग्वानिन, ये क्या है, एडेनिन। न्यूक्लियोटाइड्स का क्या है, न्यूक्लियोटाइड जैसे क्या होता है, ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट या मोनोफॉस्फेट, अगर एक फॉस्फोरस है, ठीक है। आपका एडेनिन, ग्वानिन, आपका साइटिडीन बुलाते हैं हम, ठीक है, साइटिडीन, आपका थाइमाडीन, ये क्या है, आपका न्यूक्लियोटाइड बेसिस है, जिसपे आपका क्या है, सब कुछ है, आपका शुगर है, नाइट्रोजनस बेस है, फॉस्फेट है। ये एक पैरेलल चेन बनाई, इसके एंटी पैरेलल दूसरी चेन बनेगी। एंटी पैरेलल देखो, इसका ये फॉस्फेट, जो फॉस्फेट वाला एंड है उसको बोलते हैं 5 प्राइम, जो OH वाला एंड है जिसमें OH फ्री होता है उसे 3 प्राइम बोलते हैं। आपको नहीं करना, बट आपको जो याद रखना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या याद रखना है, हमेशा इन एंटी पैरेलल चेन्स में क्या होगा, हमेशा आपके कंप्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड आएंगे। अब आप समझो, कंप्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड का मतलब A के सामने हमेशा T आएगा, J के सामने हमेशा C आएगा, एंड दे आर इन, वो एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। किससे जुड़े, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े हुए हैं, मतलब वीकली दे आर एसोसिएटेड। ए के सामने कभी भी जी नहीं आएगा, सी नहीं आएगा, ए के सामने टी आएगा, जी के सामने सी आएगा, ये फिक्स है। चाहे एंटी पैरेलल दो चेन होगी, इसीलिए डीएनए को क्या बोलते हैं, डबल स्टैंडर्ड। डीएनए क्या डबल स्टैंडर्ड है, ठीक है। और जो अब इस पेयर को, ये जो पेयर है ना दो स्ट्रैंड्स का, इसको बोलते हैं एक बेस पेयर। इसको क्या बोलते हैं, एक बेस पेयर। न्यूक्लियोटाइड के 3.3 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर है। बेस पेयर का मतलब है आपका ये एक बेस पेयर है, ये एक बेस पेयर है, क्लियर। अब ये जो बेस पेयर लगे हैं ना, ये एंगल पे लगे हुए हैं, ये स्ट्रेट लाइन में नहीं है, मतलब पहला ऐसे, दूसरा ऐसे, तीसरा ऐसे, स्पाइरल मूवमेंट में लगे हुए हैं। इसलिए डीएनए का क्या होता है, हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। ये सीधे नहीं लगे होते, ये देखो डीएनए का स्ट्रक्चर क्या है, हेलिकल स्ट्रक्चर है। फाइन, क्लियर है कि नहीं। एक स्टैंड दूसरे स्टैंड का कंप्लीमेंट्री है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ इसी के कारण ग्रो करती है। एक स्टैंड दूसरे स्टैंड का कंप्लीमेंट्री है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ और जो सिग्नल ट्रांसमिशन है सेल के अंदर, जो सेल अपना डीएनए रेप्लिकेट करके नेक्स्ट जनरेशन में, उसका मेन कारण है डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, जिसमें जो दोनों स्ट्रैंड है एंटी पैरेलल है, दो स्ट्रैंड्स आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। ये वाला पॉइंट किस किस को समझ आया, किस किस को नहीं आया, बताओ मुझे। हाँ जी, गॉट इट, सब को आ गया। हाँ, किसने डिस्कवर किया था, इसका क्वेश्चन बन ही सकता है, वॉटसन एंड क्रिक ने। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, फाइन। अब देखो ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर क्यों इंपॉर्टेंट है, कंप्लीमेंट्री नेचर है इसका। क्या है, कंप्लीमेंट्री नेचर है। अब मैं आपको एक गो में ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, अब आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं करना है इनका, लेकिन फिर भी थोड़ा आइडिया होना चाहिए है क्या ये, बस है क्या ये भी पता रहेगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनफ है। लेकिन उसे याद करने के लिए थोड़ा पता होना चाहिए प्रोसेस क्या होती है और कहाँ होती है। फाइन, किसने आपका जो है स्ट्रक्चर दिया, वॉटसन एंड क्रिक ने। बट जो है इसमें सबसे बड़ा रोल था आपका मॉरिस विल्किंसन एंड रोजलिंड फ्रैंकलिन। इन्होंने एक्सरे डाइफ्रैक्टेड डाटा प्रोड्यूस किया था, जिसके कारण ये दोनों स्ट्रक्चर बना पाए। ये इन तीनों को क्या मिल गया था, नोबेल प्राइज मिल गया था।
रोजलिंड फ्रैंकलिन को नोबेल प्राइज नहीं मिला था, बट शी वॉज द मेन लेडी जिसके कारण डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर पता लगा। फ्रेडरिक मेशर है जिसने फर्स्ट आइडेंटिफाई द न्यूक्लिक एसिड, जिसने सबसे पहली बार न्यूक्लिक एसिड बताया था। फाइन, डीएनए पता लग गया आपको। अब डीएनए के जो होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है, इस चीज के बारे में हम बात करेंगे। डीएनए ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड जो है स्टोरेज के बारे में हम बाद में बात करेंगे। हाँ, होता क्या है समझ लो। बीमारियां भी तभी समझ आएंगी आपको, स्पेशली नॉन साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनको, और जो नॉन बायो के हैं। अब देखो किसी भी उसको चेन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे, सॉरी, ए टी सी जी सी टी ए टी टी सी जी ए, ये लिख दिया 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इसके एंटी पैरेलल चेन होगी तो आप बता पाओगे क्योंकि कंप्लीमेंट्री है। जब आप बता पा रहे हो ए का क्या है, टी है, मतलब सिंपल सी बात है, अगर आपका जो है ए का कंप्लीमेंट्री क्या है, टी, टी के सामने क्या लगेगा ए, सी के सामने जी, जी के सामने सी, सी ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हम। अब देखो होता क्या है, जब आपकी नई सेल बननी है, आपकी नई सेल बननी है तो उसमें क्या होता है, सिंपल सुनना मेरी बात ध्यान से, डीएनए की रेप्लिकेशन होनी होती है। डीएनए की रेप्लिकेशन से मतलब है बच्चे कि आपका जो है डीएनए डबल होना है, जो दोनों डॉटर सेल्स में जाएगा, तभी तो रेप्लिकेशन हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, नहीं तो कोई मतलब नहीं है ना। और जब आपकी सेल डिवीजन होनी है तो आपकी 2 सेल्स बनेगी, दोनों सेल्स में पेरेंट से डीएनए आना चाहिए कि नहीं आना, पेरेंट सेल से डीएनए आना चाहिए। वो डीएनए डबल कैसे होता है, वो डीएनए रेप्लिकेशन से डबल होता है। वो डीएनए किससे डबल होता है, डीएनए रेप्लिकेशन से डबल होता है कि नहीं होता। वो कैसे होता है, ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री नेचर ऑफ द डीएनए। कैसे, आपके ना एंजाइम्स होते हैं, डीएनए पॉलीमरेज, अब वो बहुत टाइप के होते हैं, आपको उससे मतलब ही नहीं है। एंजाइम होते हैं डीएनए पॉलीमरेज, और उसके और भी एंजाइम होते हैं जो क्या करते हैं, सिंपल बात सुनो, जो क्या करते हैं इन स्टैंड्स को अलग अलग कर देते हैं। अब ध्यान से सुनो, मैंने ये स्टैंड अलग कर दिया, सेम काम वो करते हैं, और क्या करेंगे, इन दोनों स्टैंड्स को टेम्पलेट की तरह यूज करेंगे। इन दोनों स्टैंड्स को कैसे यूज करेंगे, टेम्पलेट। टेम्पलेट हम यूज करते हैं, प्रिंटिंग में करते हैं, सब चीजों में करते हैं कि नहीं करते। अब क्योंकि ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है तो ये क्या कर सकते हैं, टेम्पलेट की तरह काम कर सकते हैं। टेम्पलेट मतलब जिसके ऊपर कुछ बनाया जा सके। डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है वो इसे टेम्पलेट की तरह यूज करके, आप खुद बताओ कि इसके सामने पता है टी ही आ सकता है और तो कुछ नहीं आ सकता, इसके सामने ए आ सकता है, इसके सामने जी सी जी ए टी ए सी जी टी, हो गया कि नहीं हो गया। इसके सामने क्या आ सकता है बताओ मुझे, इसके सामने आपका आ सकता है टी के सामने ए टी सी जी सी टी ए टी टी जी सी ए। बच्चे मुझे बताओ, 2 नए डीएनए स्ट्रैंड बन गए हैं कि नहीं बन गए, एक उसमें जाएगा और एक किस में जाएगा, एक सेल डॉटर सेल में जाएगा, दूसरा दूसरे में, दोनों सेम है कि नहीं है, बिल्कुल एटी एटी टी ए सी जी जी सी। दिस इज हाउ जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड, इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग्स। वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में थोड़ा अलग तरीके से है, लेकिन एक सेल से दूसरी सेल में इनहेरिट कैसे होती है, ऐसे ही होती है। गॉट दिस और नॉट, क्लियर है ये चीज। और ये चीज देखो, अगर इनमें कुछ गड़बड़ होती है, मान लो इस सीक्वेंस में गड़बड़ होती है, तो वो क्या गड़बड़ होगी आगे हम बात करेंगे। कई बार क्या होता है, देखो एरर तो हमेशा होती है, कुछ भी चीज करोगे,
तो इनमें भी एरर आ जाती हैं जो आपका क्या करती है, म्यूटेशन कोज करती है, जो डेथ भी कोज कर सकती हैं, जो जेनेटिक डिसऑर्डर कोज कर सकती हैं कि सीक्वेंस सही नहीं बना भाई। इस प्रोसेस को बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हो बच्चों, डीएनए रेप्लिकेशन। किसी को भी डाउट है डीएनए रेप्लिकेशन क्या है, मेन एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज। क्या एंजाइम है, डीएनए पॉलीमरेज। इससे ज़्यादा आपको नहीं करना। समझ आ गया कि नहीं आ गया, डीएनए पॉलीमरेज क्या काम करता है, डीएनए रेप्लिकेशन क्या है। अब मैं आ जाता हूं, हाँ जी, क्लियर है डीएनए रेप्लिकेशन। ये तो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हुई, इनहेरिट हुई एक सेल से दूसरी सेल तक। विद इन सेल इंफॉर्मेशन सिग्नल ट्रांसमिशन कैसे होता है। अब न्यूक्लियस के अंदर आपका डीएनए प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, डीएनए प्रेजेंट है। अब छोटा सीक्वेंस ही ले लेते हैं, इतना बड़ा नहीं लेंगे हम, सी टी जी सी ए टी 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 ए टी, ठीक है। इसका कम्प्लीमेंट्री हमने देखा ही था, कोई भी ले सकते हैं, इसका कम्प्लीमेंट्री वही होगा, टी जी ए सी जी टी ए जी सी, होगा कि नहीं होगा, यही होगा। अब क्या होता है जब आपका विद इन सेल फंक्शन करना है, करवाना है कुछ, तो क्या होगा, आपकी एक प्रोसेस होती है ट्रांसलेशन। क्या होगा, कोई भी एक स्टैंड काम करेगा टेम्पलेट का, दोनों स्टैंड नहीं करेंगे, कोई भी एक स्टैंड काम करेगा टेम्पलेट का। फॉर एग्जांपल हम नीचे वाला को मान लेते हैं, ये काम करेगा, सॉरी ये काम करेगा आपका टेम्पलेट का। तो ये क्या करेगा, ये इसके ऊपर एक एंजाइम होता है आरएनए पॉलीमरेज। क्या एंजाइम होता है, आरएनए पॉलीमरेज। और ये सारी प्रोसेस कहाँ हो रही है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, डीएनए रेप्लिकेशन भी न्यूक्लियस में हो रही है, यूकैरियोटिक सेल में, और ये जो मैं बता रहा हूँ ये भी न्यूक्लियस के अंदर हो रही है। टी के सामने ए आ गया, जी के सामने बच्चे क्या आएगा, सी, ए के सामने क्या आएगा, आरएनए पॉलीमरेज कंप्लीमेंट्री स्टैंड बनाएगा किसके, एक जो दो पेयर है उसके एक के सामने, और वो कंप्लीमेंट्री स्टैंड डीएनए नहीं होगा, आरएनए होगा। ए के सामने टी की बजाय क्या आएगा बच्चे, यू, सी जी जी सी टी ए के सामने यू यू सी जी। दिस इज ए आरएनए मॉलिक्यूल। आरएनए का सीक्वेंस है कि नहीं, इसे बुलाते हैं हम मैसेंजर आरएनए। इसको क्या बुलाते हैं, मैसेंजर आरएनए। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि आपकी इंफॉर्मेशन जो डीएनए में स्टोर थी, डीएनए में भी कहा, डीएनए में भी जीन्स में, जीन्स की बात करूंगा, स्टोर थी, वो डीएनए टू ट्रांसक्राइब होगी, ट्रांसक्रिप्ट बन गई है किसमें, आरएनए में ट्रांसक्राइब होगी, किसमें होगी है, आरएनए में। ये आरएनए इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है कि क्या काम करना है, ये न्यूक्लियस के अंदर है, ये आरएनए न्यूक्लियस के बाहर जाएगा। ये सीक्वेंस को हम न्यूक्लियस के बाहर ले चलते हैं, इस सीक्वेंस को हम क्या करेंगे, न्यूक्लियस के बाहर लेके जाएंगे, ठीक है। इस सीक्वेंस को हम क्या करेंगे, न्यूक्लियस के बाहर लेके चलते हैं, फाइन। ये जो भी सीक्वेंस है हम कुछ भी ले लेते हैं, ठीक है, ये बाहर चला जाएगा जो भी है, यू 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 सी सी सी, एक वैसे ही मान लेते हैं, ठीक है। ये न्यूक्लियस के बाहर गया। अब देखो ये है आपके न्यूक्लियोटाइड, ए न्यूक्लियोटाइड है, यू न्यूक्लियोटाइड है, सी न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियस के बाहर ये जाएगी किसके पास, साइटोप्लाज्म में, राइबोसोम के पास। राइबोसोम में एक प्रोसेस होती है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्या करते हो, एक भाषा से दूसरी भाषा में चेंज करते हो कि नहीं, ट्रांसलेशन में एक भाषा से दूसरी भाषा में चेंज करते हैं। देखो मैंने उस दिन भी बताया था कि प्रोटीन इज द मेन फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल। प्रोटीन बताएगा कि ये काम करना है, क्योंकि एंजाइम कराते हैं सारे रिएक्शन, ये काम करना है, ऐसे काम करना है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स भी होते हैं, प्रोटीन मेन चीज है। तो प्रोटीन कैसे बनेगा, अब क्या होगा कि जो राइबोसोम है वहां ट्रांसलेशन होगी। ट्रांसलेशन इज ए प्रोसेस
इन विच क्या होता है, ये जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, न्यूक्लियोटाइड का ही सीक्वेंस है ना बच्चे, इस न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को आप कन्वर्ट करते हो अमीनो एसिड के सीक्वेंस में। किसमें करते हो? अमीनो एसिड के सीक्वेंस में। होता क्या है, जो तीन तीन का न्यूक्लियोटाइड का पेयर है ना, ध्यान से सुनना बच्चे, तीन तीन का न्यूक्लियोटाइड का पेयर है ना, ये एक जेनेटिक कोड बनाता है और दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ए अमीनो एसिड, पर्टिकुलर अमीनो एसिड ही बनाएगा। एसीजी है वो एक अमीनो एसिड पर्टिकुलर टाइप का ही बनाएगा, उसके अलावा कोई और अमीनो एसिड नहीं बना सकता। ये यू है, ये एक अमीनो एसिड बनाएगा, ये एक अमीनो एसिड बनाएगा, मतलब एक कोड दो अमीनो एसिड नहीं बना सकता। ऐसा है कि डिफरेंट कोड से एक अमीनो एसिड बन सकता, बट एक कोड दो अमीनो एसिड नहीं बनाएगा। इसको बोलते हैं जेनेटिक कोड। गेटिंग माय पॉइंट? इसको क्या बोलते हैं? जेनेटिक कोड। इससे इंफॉर्मेशन ट्रांसलेट हुई है किसमें? अब सीक्वेंस किसका था? न्यूक्लियोटाइड का। अब सीक्वेंस किसका बन गया? अमीनो एसिड का। अमीनो एसिड का सीक्वेंस क्या होता है? प्रोटीन होता है। प्रोटीन की फोल्डिंग होगी, वो फंक्शनल होगा। फोल्डिंग क्या होती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फंक्शनल प्रोटीन बना, गोगली ऑपरेटर्स उसे बता देंगे कि तुम्हारा काम ये है, पैक करके उसे भेज देंगे और वो सेल के अंदर काम करेगा। दिस प्रोसेस इज ट्रांसलेशन, फॉर्मेशन ऑफ योर पेप्टाइड सीक्वेंस, प्रोटीन सीक्वेंस, अमीनो एसिड सीक्वेंस फ्रॉम ए मैसेंजर आरएनए। अब आपकी इंफॉर्मेशन देखो, डीएनए टू आरएनए, आरएनए टू प्रोटीन, प्रोटीन फंक्शनल है। दिस इज यूर कंप्लीट। आपका सेल कैसे अपने आप को सिग्नल देती है कि भाई ये काम है सेल के अंदर। क्लियर है कि नहीं? ट्रांसलेशन। अब देखो जेनेटिक डिसऑर्डर कैसे होते हैं। देखो जेनेटिक डिसऑर्डर कैसे होंगे। मान लो आपका डीएनए के सीक्वेंस में यहाँ चेंज आया, डीएनए के सीक्वेंस में यहाँ जो है सी की बजाय आपका ए आ गया, तो आपका यहाँ टी आ जाएगा अगली जनरेशन में। अब अगली जनरेशन में जो इससे मान लो आरएनए बनना था, उसके सीक्वेंस में चेंज आएगा कि नहीं आएगा? आरएनए के सीक्वेंस में चेंज आएगा तो प्रोटीन के सीक्वेंस में चेंज आएगा, अमीनो एसिड के सीक्वेंस में। तो कई बार क्या होता है, हमेशा नहीं होता, ये ध्यान रखना। जरूरी नहीं है कि एक चेंज आ गया तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा सब कुछ, लेकिन कई बार क्या होता है, पर्टिकुलरली अमीनो एसिड, फॉर एग्जांपल नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड था, वो पॉजिटिवली चार्ज में चेंज हो गया, तो बिल्कुल ही अलग अमीनो एसिड आ गया, तो मतलब क्या हो जाता है, या सीक्वेंस कई बार चेंज होने से भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। बट ये ही कारण है जेनेटिक म्यूटेशन का, जीन अलग होने का, क्योंकि एक अमीनो एसिड भी अलग आने से पूरा प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, उसका फंक्शन वो अनफंक्शनल हो सकता है। जैसे हेमोग्लोबिन सिकल सेल एनीमिया में सिर्फ एक बेस पेयर में चेंज आता है, टी की बजाय ए आ जाता है, आपका वेलिन आ जाता है, ग्लूटामेट, आई थिंक, आई विल चेक, आगे हम देखेंगे। सिर्फ एक अमीनो एसिड के कारण आपका पूरा फंक्शनल हेमोग्लोबिन अनफंक्शनल में चेंज हो जाता, नॉन फंक्शनल हो जाता है। क्या हो जाता है? नॉन फंक्शनल हो जाता है। अब सोचो, कोई भी ऐसा सीक्वेंस चेंज आता है, वो धीरे धीरे अकुमुलेट होती जाती है, कुछ पॉजिटिव भी हो सकते हैं, कुछ नेगेटिव भी, बट क्या है, आपका जो ये म्यूटेशन है, ये जेनेटिक वेरिएशन लेके आती है। क्लियर है कि नहीं? यही जेनेटिक डिजीज लेके आती है। जेनेटिक वेरिएशन भी जरूरी है, बट उसके कारण क्या हो सकता है, आपका कोई जेनेटिक डिसऑर्डर भी हो सकता है। फाइन, क्लियर? हाँ जी, क्लियर है? बताओ मुझे। आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड इन ए राइट वे आपको। फाइन। ट्रांसलेशन में आपकी टीआरएनए एंड आरआरएनए इन्वॉल्व होती है, ध्यान देना। तीन टाइप के आरएनए आपको पता होना चाहिए, एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए,
जो डीएनए से इंफॉर्मेशन लेके आती है कहां तक, ट्रांसलेशन के लिए। आरआरएनए, आरआरएनए को बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए, दे आर द स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम जो है आपके प्रोटीन और आरएनए दोनों के बने होते हैं, ठीक है। आरआरएनए एंड टीआरएनए, इनको बोलते हैं ट्रांसफर आरएनए। ये क्या करती है, आपका जो जेनेटिक कोड है ना उसको ट्रांसलेट करती है किसमें, अमीनो एसिड में। कौन सा, टीआरएनए। तीनों टाइप के आरएनए इंपॉर्टेंट है, लिख लो, चाहे एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, क्या है, इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन। टीआरएनए आपका ट्रांसलेशन ऑफ जेनेटिक कोड इनटू अमीनो एसिड। आरआरएनए इज स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ योर राइबोसोम। और ये आरआरएनए ही है जो मैं कहता था कि सारे एंजाइम्स प्रोटीन नहीं होते, जो इसकी आरएनए होती है ना वो एंजाइम का भी काम करती है। किसकी आरएनए, राइबोसोम्स की। राइबोसोमल आरएनए राइबोजाइम भी है, मतलब वो एंजाइम की तरह भी काम करती है। गेटिंग इट और नॉट, फाइन, क्लियर है। कोई भी इंफॉर्मेशन बताओ मुझे। अब जो है डीएनए आरएनए समझ आ गया। जो आपके प्रोकैरियोट्स हैं उसमें जो डीएनए है, ध्यान देना, उसमें जो डीएनए है वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता, बाहर ही खुला डीएनए होता है। एक सिंगल क्रोमोसोम होता है यूजुअली, जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड बुलाते हैं। यूकैरियोट्स में क्या होता है, यूकैरियोट्स में क्या होता है, आपका हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। किसमें, न्यूक्लियस के अंदर। वो हिस्टोन प्रोटीन्स, अगर मैं सीधा बोलूं, आपका अमीनो एसिड होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड होते हैं। डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, जैसे चरखी पे धागा लपेटते हो ना, वैसे ही हिस्टोन ऑक्टामर 8 प्रोटीन्स का बना हुआ है, कह सकते हो। उसके ऊपर डीएनए पैक होना शुरू हो जाता है। देखो, अगर डीएनए का सीक्वेंस, ह्यूमन डीएनए का सीक्वेंस सीधा 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 लेंथ में देखें, एक सेल का जो डीएनए लगभग 2 से 3 मीटर लंबा है, ठीक है। तो उसे पैक करना होगा ना। यूकैरियोटिक सेल में पैकेजिंग होती है हिस्टोन्स के थ्रू। किसके थ्रू होती है बेटा, हिस्टोन। हिस्टोन ऑक्टोमर क्या करता है, उसके ऊपर डीएनए लपेटा जाता है, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। हिस्टोन ऑक्टोमर प्लस रैप्ड डीएनए, ठीक है। लगभग एक न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर है। पैकेजिंग होगी, फर्दर इसकी कंडेंसेशन होके वो क्या बनाता है, क्रोमोसोम बनाता है। क्रोमोसोम आर दीज स्ट्रक्चर। देखो, डीएनए है, डीएनए से हिस्टोन प्रोटीन से डीएनए स्ट्रक्चर, फिर न्यूक्लियोसोम से पैकेज हुई, फिर कंडेंस होके वो क्या बनाएगा, क्रोमोसोम्स बनाएगा। ये क्रोमोसोम वाला स्ट्रक्चर है, ये सेल डिवीजन के टाइम ही बनता है। ये कब बनता है, जब सेल डिवाइड हो रही होती है। क्लियर है कि नहीं, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, जब सेल डिवाइड हो रही होती है तब क्रोमोसोम्स दिखते हैं, नहीं तो नहीं दिखते। सेल डिवाइड होती है माइटोसिस और मियोसिस से। वो डिटेल में नहीं करना, बट आई विल गिव एन आइडिया अबाउट माइटोसिस एंड मियोसिस, ठीक है, फाइन। हेट्रोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन होता है जो डार्क, आपका न्यूक्लियोलस बोलते हैं, डार्क स्पॉटेड स्टेन डीएनए दिखता है। ये बहुत टाइटली डेंसली पैक्ड होता है। यूक्रोमेटिन एक्चुअली में क्या होता है, जहाँ कंटिन्यूसली आपकी आरआरएनए बन रही होती है, वो होता है। ये क्या है, लाइट कलर्ड दिखता है स्टेन करने के बाद। यहाँ ट्रांसक्रिप्शन बहुत ज़्यादा हो रही होती है, न्यूक्लियस के अंदर ही होते हैं ये दो पार्ट नहीं, ये है तो। और क्रोमेटिन क्या है, ये क्रोमेटिन है, धागे लाइक जो पैकेजिंग हो जाती है ना, किसकी, आपका डीएनए की, उसको बोलते हैं क्रोमेटिन, ठीक है। डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन्स, आपका क्या, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर। पुरकंजे ने डिस्कवरी की थी, नाम वेल्डेयर ने दिया था। यहां तक क्लियर है, किसी को कोई डाउट है, बताओ मुझे, सारे के सारे बताओ मुझे, क्लियर है। अब थोड़ा मेंडल वाला पढ़ लेते हैं।
देखो मेंडल वाला पता है क्यों इम्पोर्टेंट है, आपको जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं समझ आएंगे अगर मेंडल वाला समझ नहीं आएगा। जैसे पिछली बार जो है एक एग्ज़ाम में पूछ लिया गया था अबाउट कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस फीमेल्स में कम होती है, मेल्स में ज़्यादा होती है, क्योंकि इट इज़ ए रिसेसिव सेक्स लिंक्ड डिजीज़ है, सेक्स क्रोमोसोम लिंक्ड डिजीज़ है, सेक्स क्रोमोसोम लिंक्ड डिजीज़ है। इस कारण ये किस में ज़्यादा होती है, मेल्स में ज़्यादा होती है, फीमेल्स में नहीं होती। अब आपको रिसेसिव क्या है, डोमिनेंट क्या है, डोमिनेंट जीन्स क्या है, बायो वाले बच्चों को इजी लगेगा, बट जो दूसरे बच्चे हैं उनको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, बट हम करेंगे इस चीज़ को। ग्रेगर मेंडल जो है एक मैथमेटिशियन था, बायोलॉजिस्ट, बाद में आप सारे देखोगे। इसने ना वो काम किया, उस टाइम किसी को नहीं पता था कि डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होती है, इनके न्यूक्लियस में क्या होता है, क्या ट्रांसमिट होता है, उसके कई साल बाद पता लगा। लेकिन इसने अपने जो एक्सपेरिमेंट से ये पता लगा लिया कि भाई जो भी चीज़ है, जो आज के टाइम हम जीन बोल रहे हैं, अच्छा जीन की डेफिनेशन क्या होगी मुझे बताओ, जीन, जीन कह रहे हैं ना, जीन क्या होगा बताओ। जीन को कैसे डिफाइन करोगे आप लोग, कोई आपसे पूछे कि ये जीन है, जीन को कैसे डिफाइन करोगे? बताओ बताओ। नहीं, ट्रेट नहीं बोलेंगे, एक सीक्वेंस होता है डीएनए का। देखो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और वो तभी समझ आएगा आपको वो क्या चीज़ है, कभी पढ़ोगे तो। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक्चुअल में क्या है और वो सारी चीज़ें क्या है, जब तक आपको ये नहीं पता कि जीन क्या है तब तक समझ नहीं आएगा। जीन वो सीक्वेंस है डीएनए का, ध्यान से सुनना, जो आपका ट्रांसक्राइब होता है किसी प्रोटीन में या आरएनए में भी। अब उसकी डेफिनेशन थोड़ी चेंज कर दी है। मतलब क्या है कि जीन से एमआरएनए बने, या तो वो फंक्शनल हो या राइबोसोमल आरएनए बने, या पहले उसकी डेफिनेशन थी कि वो प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है। सिंपल सी बात है, पूरी प्रोसेस हो रही है उस सीक्वेंस की कि डीएनए टू आरएनए टू प्रोटीन, और वो एक फंक्शनल पार्ट प्ले कर रहा है या स्ट्रक्चरल पार्ट प्ले कर रहे हैं, उस सीक्वेंस को हम बोलते हैं जीन। और ये सीक्वेंस सिर्फ एंड सिर्फ जैसे ह्यूमन बॉडी में 2% है, क्या बोलते हैं 2% कोडिंग जीन्स है, बाकी सारा डीएनए नॉन कोडिंग है, मतलब वो कुछ कोड ही नहीं कर रहा, किसी प्रोटीन को कोड ही नहीं कर रहा। हम उसे बोलते हैं जंक, जंक बुलाते हैं। एक्चुअल में अब हमें पता है कि वो जंक नहीं है, इट हैज स्ट्रक्चरल रोल इन जेनेटिक्स। स्ट्रक्चर भी है, रेगुलेशन का भी है, जो जीन्स को रेगुलेट करता है, स्ट्रक्चर रोल है। अगर उस सीक्वेंस को हटा देंगे तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, सीक्वेंस चेंज हो जाएगा, वो सारे रोल है। उसको बोलते हैं डार्क डीएनए भी बोलते हैं, डार्क जीनोम, डार्क जीनोम, समझ लो। डार्क जीनोम मतलब जिसका फंक्शन अभी तक हमें नहीं पता, नहीं पता। जीन सिर्फ 2% है, ह्यूमन में लगभग अभी तक जो डिस्कवर है 24 से 30 हजार जीन से, जो डीएनए से प्रोटीन कोड करते हैं। कितने? 24,000, लगभग 2% ऑफ टोटल बेस पेयर्स। समझ गए हो कि नहीं समझे हो, बताओ मुझे, क्लियर है कि नहीं है? हाँ जी, है ना। तो जीन पर्टिकुलर सीक्वेंस है, जीन क्या है, पर्टिकुलर सीक्वेंस है जो कोड करता है किसी प्रोटीन को। फाइन। अब ग्रेगर मेंडल, उस टाइम तो उसे कुछ नहीं पता था, लेकिन उसने ना एक्सपेरिमेंट ऐसे किए कि मतलब उस टाइम तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, उसके 35-40 बाद साल लोगों को रियलाइज किया कि कितना बड़ा काम किया उन्होंने। इनके एक्सपेरिमेंट से हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, आपको एक मेन चीज़ पता होना चाहिए कि रिसेसिव और डोमिनेंट क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। फैक्टर्स क्या होते हैं वो पता होना चाहिए।
जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया है साइंस में प्रीवियस ईयर्स में कि मेंडल्स जीन्स कैन इन टुडेज वर्ल्ड वी कैन कोरिलेट मेंडल्स जीन्स विद सॉरी मेंडल्स फैक्टर्स विद, तो उसका आंसर आएगा जीन। जीन और मेंडल के फैक्टर आज के टाइम सेम है, लेकिन उस टाइम पता ही नहीं था डीएनए ही क्या होता है, उस टाइम नहीं पता था कि कुछ इनहेरिट भी होता है। समझ लो, तो मेंडल ने ऐसा क्या किया, मेंडल ने ऐसा क्या किया, पहले आपको समझा देता हूं मेंडल ने क्या किया। मेंडल ने देखा कि मेंडल ने ना पी पे एक्सपेरिमेंट किया, पी प्लांट पे इसलिए एक्सपेरिमेंट किया क्योंकि उनकी लाइफ साइकिल छोटी है, ठीक है। आपको रिजल्ट्स जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तभी मिल जाएंगे कि क्या इनहेरिट हो रहा है क्या नहीं हो रहा 6 महीने में, और आप यू कैन रिपीट द एक्सपेरिमेंट अगेन एंड अगेन। ह्यूमंस पे ये करना पॉसिबल नहीं है, किसी भी जिसका लाइफ स्पेन ज़्यादा है, ठीक है। ईजिली आप जो है उसके हाइब्रिड बना सकते हो, प्योर लाइंस बना सकते हो। तो मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने ना कुछ ट्रेट्स देखे, करेक्टरिस्टिक देखे, उसके कुछ ट्रेट्स देखे। उसमें देखो क्या क्या मेंडल ने क्या क्या देखा, ये आप ये विजिबल है, ठीक है। अब देखो करेक्टरिस्टिक क्या, स्टेम लेंथ, फ्लावर पोजिशनिंग, फ्लावर कलर, पोड शेप, पोड कलर, शीड शेप, शीड कलर, ये सारी चीज देखी उसने। उसके डिफरेंट ट्रेट आए, जैसे क्या है, स्टेम लेंथ का ट्रेट था लंबा हो या छोटा हो, लॉन्ग और ड्वार्फ, टॉल और ड्वार्फ, टॉल और ड्वार्फ। फ्लावर पोजीशन का कि भाई एक्सिलरी है टर्मिनल है, फ्लावर ऊपर ही लगा हुआ है या साइडों में भी लग रहा है, फ्लावर कलर ब्लू है वाइट है, पोड शेप इन्फ्लेटेड है कंस्ट्रक्टेड है। उसने क्या किया, इन जो ट्रेट्स की क्या बनाई, प्योर लाइंस बनाई। सबसे पहला काम किया उसने, प्योर लाइंस बनाई। प्योर लाइंस बनाने का मतलब कि उसने ऐसा ऐसा पौधा बना लिया टोल कि अगर उसे क्रॉस करो ना, इस उसी उससे टोल से ही क्रॉस करो तो जो प्रोजेनी होगी वो भी टोल होगी। कितनी बार भी करो, कितनी बार भी करो, वो टोल होगी। जो ड्वार्फ है, प्योर लाइंस का मतलब ये होता है कि कितनी बार भी सेल्फ पोलिनेशन करो उसमें कोई डिफरेंट कैरेक्टर नहीं आएगा, जितनी बार करोगे, मतलब उसका प्योर जीन्स है वो, उसके जो फैक्टर है आगे हम देखेंगे वो प्योर है। ड्वार्फ है वो ड्वार्फ रहेंगे, जो ब्लू कलर के फ्लावर दे रहे हैं वो ब्लू देंगे, जो व्हाइट है वो व्हाइट कलर के फ्लावर ही देंगे, कितनी बार भी इन्हें ब्रीड करा लो। सेल्फ पोलिनेट, दूसरे से नहीं खुद से सेल्फ पोलिनेशन करने पे ये वो प्योर लाइन जनरेट की इसने। और किसके, 7 कैरेक्टरिस्टिक के डिफरेंट जिसके ट्रेट्स थे, 7 कैरेक्टरिस्टिक की वो जो है फाइन। सबसे पहले इसने मोनोहाइब्रिड क्रॉस की। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या किया, प्योर ब्रीडिंग टॉल प्लांट्स विद प्योर ड्वार्फ प्लांट्स, ठीक है। ड्वार्फ प्लांट्स के साथ उसने क्या किया, प्योर प्योर मैंने बोला ना प्योर लाइन कैसी होगी, प्लांट जो बने, क्रॉस पोलिनेट कराया, सीड उगे, सीड से उसने छिड़क दी सीड, सीड छिड़के तो उसने देखा कि जो मेरे जो प्लांट आए वो तो सारे टॉल है, इसका मतलब ड्वार्फ कहाँ गया भाई। फर्स्ट जनरेशन में उसने देखा सारे प्लांट्स टॉल थे, क्या थे, वर्ड टॉल। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, सारे प्लांट्स क्या थे, टॉल थे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराई थी उसने। फिर उसने क्या किया, उन प्लांट्स को जो सारे टॉल प्लांट्स थे उनको क्रॉस ब्रीड के बजाय सेल्फ ब्रीडिंग कराई, ठीक है। सेल्फिंग ऑफ F1 मोनोहाइब्रिड्स क्या आया आपका, उसने देखा कि टॉल प्लांट्स आए आपके 787 और ड्वार्फ आए 277। लगभग लगभग ये कितना हो गया, लगभग लगभग बताओ मुझे ये कितना हो गया, बिल्कुल 3:1 के नजदीक है, बहुत नजदीक है 3:1 के,
3:1, मतलब 3 टोल के ऊपर एक ड्वार्फ आया। ये उसने चेक किया F2 जनरेशन में। F2 जनरेशन में 3 टोल के ऊपर एक ड्वार्फ आया। फाइन, इससे कुछ कंक्लूजन निकाला उसने। क्या कंक्लूजन निकाला कि जो है F2 जनरेशन, जो अब हम इनको सिंबल्स देते हैं, ठीक है, क्या हुआ उसने, हम जो टोल प्लांट्स हैं उनको डबल टी, कैपिटल टी से, और जो ड्वार्फ प्लांट है उनको स्मॉल टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फर्स्ट जनरेशन में आपका देखो, जब आपका क्या बनेंगे, गैमेट बनेंगे। क्या बनेंगे? गैमेट्स बनेंगे। गैमेट्स का मतलब है कि आपका जैसे पोलन और ओवम, एग सेल, तो एक ही आएगा ना, या तो टी आएगा या टी आएगा। और नेक्स्ट जनरेशन में ये प्लांट बना, उसका जेनेटिक मेकअप टी और टी का क्या बना, आपका क्या बना, हाँ जी, टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट। फाइन, टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट, क्लियर है? ठीक है, टॉल एंड ड्वार्फ को करा के आपका क्या बना, सारे प्लांट टॉल आए। अब देखो, हमें तो अब दिख रहा है, उस टाइम तो जब उसे नहीं पता था कि क्या चीज़ है, मेंडल को नहीं पता था क्या चीज़ है, उसने इन्हीं चीज़ पे कंक्लूड किया जो हम आज बात कर रहे हैं। सारे प्लांट्स टॉल क्यों आए? क्योंकि मेंडल ने लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया कि जो टॉल वाला जो है फैक्टर, उसने ये कहा कि जो है एक फैक्टर, हर उसके लिए कैरेक्टर के लिए 2 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। क्या रिस्पॉन्सिबल है? 2 फैक्टर। एक जीन, हर कैरेक्टर के लिए आपके क्या है, 2 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, जिसे आज के टाइम हम क्या बुलाते हैं, एलील्स। एक मदर से आता है, एक फादर से आता है। आता है कि नहीं आता? एक कैरेक्टर के लिए 2 एलील्स रिस्पॉन्सिबल है, जिसे नाम दिया फैक्टर। ठीक है, एक जीन के 2 फैक्टर्स हैं। ठीक है, वो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? किसी भी कैरेक्टर के लिए, किसी भी ट्रेट के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। अब उसने कहा कि जैसे टोल वाला है वो डोमिनेंट है, उसका मतलब क्या था कि अगर दोनों साथ आए, टोल वाला और ड्वार्फ वाला जो है फैक्टर साथ आएंगे, तो ड्वार्फ वाला कभी भी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, टोल वाला ही करेगा। इससे ये सारे प्लांट्स क्या आए, टोल आए। सारे क्या आए, टोल आए। फाइन, सारे क्या है, टॉल। क्लियर है? उसके बाद सेकंड जनरेशन में देखो उसने क्या किया। सेकंड जनरेशन में उसने ये किया, उसको क्या किया, हाँ जी, सेल्फ पोलिनेशन कराए। क्या कराए? सेल्फ पोलिनेशन। ठीक है, टी, अब गैमेट्स तो ये बनेंगे ना, दोनों तो एक में नहीं जाएंगे। गैमेट्स में क्या होते हैं, आधे जीन्स आते हैं, जैसे स्पर्म है, स्पर्म क्या है, हैप्लोइड सेल है, ये हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। स्पर्म क्या है, हैप्लोइड सेल है। टी टी कॉम्बिनेशन देखो क्या बनेंगे, टी 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 टी, कॉम्बिनेशन देखो टी टी एन। अब देखो 3 में क्या है, एक में प्योर टी टी है, इसको बोलते हैं होमोजाइगस, मतलब दोनों सेम है। एक में प्योर स्मॉल टी है, ये भी होमोजाइगस है। इसमें क्या है, हेट्रोजाइगस, एक टी है, एक टी है, स्मॉल टी है, कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, कैपिटल टी है, मतलब एक डोमिनेंट जीन है, एक रिसेसिव जीन है। रिसेसिव वाले ये एलील्स है, रिसेसिव एलील्स है। अब देखो यहाँ ये टोल होगा, ये टोल होगा और ये टोल होगा। क्यों? क्योंकि इसमें डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है। डोमिनेंट जहां होगा, एलील होगा, डोमिनेंट एलील हमेशा खुद को एक्सप्रेस करेगा। तो 3 आपके क्या होंगे, 3 टोल प्लांट होंगे, उसके ऊपर एक ड्वार्फ होगा। रिसेसिव तभी एक्सप्रेस करेगा जब वो होमोजाइगस फॉर्म में होगा। जो वो किस फॉर्म में होगा, होमोजाइगस फॉर्म में होगा। फाइन, क्लियर है?
बताइए मुझे। क्लियर। अब ये चीज जो है, और जीनोटाइप रेशियो, देखो ये होगी फिनोटाइप होगा, मतलब बाहर से कैसे दिख रहे हैं, 3 टॉल है, एक आपका ड्वार्फ है। जीनोटाइप में क्या होता है, 1:2 1:1 की रेशियो होती है। एक आपका होमोजाइगस टॉल है, दो हेट्रोजाइगस टॉल है, और दो आपके रिसेसिव, दो आपके क्या रिसेसिव है, सॉरी एक रिसेसिव है, दो आपके हेट्रोजाइगस है। ये जीनोटाइपिक रेशियो होगी। ये क्या होगी, जीनोटाइपिक रेशियो। ये मेंडल का एक्सपेरिमेंट था। ये किसका एक्सपेरिमेंट था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस ऑफ मेंडल। फाइन। अब मेंडल की जो बात थी, मेंडल ने क्या कहा, 2 फैक्टर्स मेकिंग अप द पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर कॉल्ड एलील्स। ठीक है। फिनोटाइप एक्सप्रेशन मतलब बाहरी एक्सप्रेशन होती है, जीनोटाइपिक मतलब जो आपके जीन्स की है। When two factors of alternative expression of trait are brought together, क्या करते हैं, जो डोमिनेंट है वही क्या करेगा, दिखेगा, और जो रिसेसिव है विल बी मास्क्ड, मतलब ये लगेगा वो खत्म हो गया। लॉ ऑफ डोमिनेंस, हमें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस ऐसे याद नहीं करना, बट आपको पता होना चाहिए कि एक डोमिनेंट करेगा, दूसरा रिसेसिव। बाद में हमें पता लगा एक से ज्यादा एलील भी क्या हो सकते हैं, जैसे को डोमिनेंस का कंसेप्ट आया, जिसमें एक से ज्यादा एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्लियर है। फाइन। बताइए मुझे, क्लियर है। हाँ जी। आई थिंक अभी टाइम हो गया, हम कल की क्लास में ये कंटिन्यू रखेंगे। क्लियर। ठीक है। हाँ जी। अभी 9:30 पे फिर से आपकी सी सेट की क्लास है। फाइन। 9:30 पे सी सेट की क्लास है। क्लियर। चलिए फिर, चलो 9:30 पे मिलते हैं। फाइन। ओके।